अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी और जिस तरह हमारा ये लाहौर एडिशन रिकॉर्डिंग्स का एक सिलसिला चल रहा है जिसमें हम लाहौर में आके जो हमारे प्यारे मेहमान वहाँ हमारी मुलाकात नहीं हो पाती कराची में, तो हमारी कोशिश थी कि हम लाहौर आएँ और उनसे मुलाकात भी हो जाए, उनसे कुछ सीख भी लें और उनके साथ पॉडकास्ट भी कर लें। एक और ऐसे ही वैसे तो आपने प्रमोशंस में इनका नाम देख लिया है, कैप्शन में इनका नाम देख लिया है, लेकिन मैं इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाना चाहता हूँ। इन्होंने एक अपनी लीग बनाई है जिसका अंदाज़ा आपको यूट्यूब के बाद बहुत ज़्यादा हुआ कि इनकी एक ऐसी फ़ैन फॉलोइंग है, इनका कंपटीशन ही नहीं है, इनका मुकाबला इंसानों से नहीं है, इनका मुकाबला गाड़ियों से है। लोग इनको कार साइंटिस्ट भी कहते हैं, मैं इनको कार इंसाइक्लोपीडिया कहता हूँ। भारत के पास अगर सुनील गावस्कर है, सुनील ग्रोवर है, सुनील शेट्टी है या सुनील दत्त है, तो पाकिस्तान के पास सुनील मंच है। शुक्रिया सर, हम्बल्ड। सुनील भाई कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू लाहौर सर। थैंक यू सो मच। वैसे तो ये मेरा ही शहर है, लेकिन अब जब से मैं कराची शिफ्ट हुआ हूँ तो बहुत कम चक्कर लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब मैं आता हूँ तो मुलाकात करने का उन लोगों से मौका मिल जाता है जिनसे शायद उस तरह रब्ता नहीं है। लेकिन आपका जो काम है, आपने एक अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। आप तो माशाल्लाह हर जगह, हमारी पहली मुलाकात है लेकिन हम आपके वीलॉग्स भी देखते हैं, काम भी देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोगों के जहन में ये बात होगी, बहुत जगह आपने बात भी की होगी और मेरी कोशिश होगी पॉडकास्ट में कुछ डिफरेंट करें। बात घूम फिरा के गाड़ियों पे ही आनी है। हाँ जी, ठीक। लेकिन ये सुनील का मतलब क्या है और सुनील नाम क्यों? सुनील का मतलब जो है जी, वो अगर देखा जाए इट्स हिंदी वर्ड और उसका मतलब होता है सुंदर, सुशील एंड सुनील, तीनों इक्विवेलेंट हैं। और जो चीज़ें मेरे भी तीनों नहीं थी, उन्होंने तीनों डाल दी इकट्ठे नाम की वजह से। और अभी जो आपने इंट्रो में नाम दिए, तो उनमें आखिरी नाम जो है सुनील दत्त साहब का, उसकी इंस्पिरेशन से मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था। अच्छा। और मुझे बड़ा पसंद है मेरा नाम। हालांकि हमारे पाकिस्तान में अक्सर ये होते रहते हैं, बल्कि कई दफ़ा बड़े मज़ाहिया वाक़यात भी हुए हैं नाम की वजह से। तो लोग कहते हैं कि जी शायद मुसलमान नहीं है, फिर आगे वो मंज लगा होता है, तो बीच में वालिद साहब का नाम सुनील सरफराज मंज पूरा पढ़े तो समझ आता है, वरना वो कहते हैं सुनील भी और मंज भी शायद कोई हिंदू है या इंडिया से आया है। तो ठीक है, चल रहा है। तो आपकी दादी ने आपका नाम हाँ जी, सुनील मेरी दादी। दत्त उस दौर हाँ में जी, उनको पसंद है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये सिलसिला, वैसे तो आपसे बहुत बातें करनी, Yeah. लेकिन आई रियली वांट के वो लोग और मैं यहाँ पर आकर ये बात भी करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर बड़े आपके फ़ैन मिले जो मिलना चाहते थे। आपके रिव्यूज़ देख के लोग गाड़ी लेने का डिसीजन थे। सर, एक दौर था कि जो रिश्ते के लिए ऐसा होता था लेकिन आपके रिव्यूज़ देख के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो पाक व्हील्स का कॉन्सेप्ट यकीनन आपने बहुत जगह बात की होगी, लेकिन मैं चाहूँगा इसको ज़रा हम रिवाइव करें। सो ये शुरुआत कैसे हुई, आइडिया कैसे आया और फिर क्या सिलसिला हुआ? पाक व्हील जो है जी शुरू हुआ था 2003 में, एक घर के बेसमेंट में, जैसे हम बेसमेंट में बैठे हैं। और हनीफ भट्टी साहब हमारे को फाउंडर हैं जो कराची में होते हैं, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड द आइडिया वाज नॉट टू बिल्ड प्लेटफॉर्म। अभी तो वी आर अ क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म जब बाइंग सेलिंग ऑफ कार्स एंड ऑटो पार्ट्स एंड इंस्पेक्शन और काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट दैट टाइम पाकिस्तान में कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, तो यू कैन सेफली से दैट पाक व्हील्स वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। इट वाज अ फोरम वेयर पीपल कुड कम एंड डिस्कस देयर कार्स। और एक इतना वर्ड था कि एकदम ऑर्गेनिकली जो हमारी ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई शुरू के 2-3 सालों में। और जो पाक व्हील्स के फोरम थे वो पॉपुलेट होना शुरू हो गए, लोग अपनी गाड़ियों की डिस्कशन करना चाहते थे। गाड़ियाँ जनरली एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी क्यों मिली, वो इसलिए मिली कि गाड़ी, कोई बहुत विटी आदमी हो, ड्राई आदमी हो, सीरियस आदमी हो, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ एवरीबडी जो है ना, उसका पहला जो टास्क होता है अपनी जो है ना फाइनेंशियल आसूदगी के बाद, कि वो गाड़ी ले। एंड ड्रीम भी होता है। तो उसकी वजह से आई थिंक वी वर एबल टू मेक इट वेरी अर्ली। हमें बड़ी जल्दी एक जो है ना ग्रोथ मिली ऑर्गेनिकली। अप टिल 2005 वी वर जस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन। 2005-06 में फर्स्ट टाइम वी वर लॉन्च्ड ऑनलाइन क्लासिफाइड। उससे पहले ऑफलाइन क्लासिफाइड होते थे, जो कि सबसे, मेरा ख्याल है अगर हम उस पर कहें और गलत नहीं होगा, कि जियो जंग न्यूज़ वाज द मेन पेज जहाँ पे आप क्लासिफाइड देखते थे। ऐसे ही। और ऑफलाइन क्लासिफाइड जो थे वो इनहेरेंटली जो है ना, उनमें कई ऐसी कमियां थी जो कि ऑनलाइन में नहीं थी। सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग सुपीरियर वी हैड सक्सेस इन दैट ऑल्सो। सो आई वाज नॉट द साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया, सो वी वर द फर्स्ट मूवर। तो उस एडवांटेज की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। एंड अगेन इन क्लासिफाइड, ऑनलाइन क्लासिफाइड में पाकिस्तान में पाक व्हील्स वाज द फर्स्ट वन। बाद में और कंपनियां भी आई। तो उस लिहाज से जो अर्ली मूवर एडवांटेज हमने स्कूल में भी, लाम्स में भी पढ़ा, यूनिवर्सिटी में, तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा रहा हमें एज ए कंपनी। तो ये दो दोस्तों का आइडिया था और जो फिर एग्जीक्यूट हुआ यूट्यूब की शक्ल में भी, यूट्यूब पर भी आना, और
या वो आपका एक अलग अकेले का यूट्यूब सफर तो काफ़ी लेट आया क्योंकि 2003 में मैंने आपको बताया था पाक व्हील्स शुरू हुई थी, तो 2006-7 में मेरा पार्टनर जो रज़ा जो CEO है पाक व्हील्स के, मैं और वो एक दिन बैठे डिस्कशन कर रहे थे, तो उसने मुझे बोला यार पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत ऊपर जाएगा। एंड आई टोल्ड हिम कि यार मुझे तो इंटरनेट पे ईमेल भी चेक करनी नहीं आती सही तरीके से, तो फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट कंप्यूटर। और हमारे ज़माने में तो आजकल बच्चे जो है टैब्स के साथ ही आते हैं, सो हमारी इंट्यूशन उतनी तेज़ नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब कंप्यूटर यूज़ किया था दैट वाज इन 98 व्हेन आई गॉट एडमिशन एट लम्प्स। एंड मुझे याद है मैंने जब लैपटॉप लेना था, मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे ये स्पेक्स का लैपटॉप चाहिए। तो अगेन उस ज़माने में आप पहले बताते थे, फिर इजाज़त मिलती थी, तो उन्होंने किसी को कहा तो उसने कहा जी इन्हें पता नहीं साइंसदान बनना है, इतना बड़ा लैपटॉप क्यों चाहिए। सो मेरा यानी बैकग्राउंड आईटी का नहीं था, मेरा जो मेजर्स था वो इकोनॉमिक्स था, माइनर जो है CS था एंड मैथ्स था। तो मैंने उससे कहा यार मुझे तो कंप्यूटर्स में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो गाड़ियों के अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो उसने कहा वाई डोंट वी डू समथिंग विद कार्स इन दिस। तो मैंने कहा पाक व्हील तो हम यूज़ कर ही रहे हैं पहले दिन से, हनीफ भट्टी साहब के साथ हम जो है एफिलिएटेड भी हैं। तो फिर हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा यार मैं अगेन मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बिज़नेस के तौर पे नहीं दे रहा, हॉबी के तौर पे ले रहा हूँ। सो वे दैट्स द पॉइंट व्हेन डिसाइडेड कि यार इसको एज अ बिज़नेस लेके चलते हैं। और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट जो रेवेन्यू पिलर्स हैं बिज़नेस के वो खड़े करते गए, जिसमें आप क्लासिफाइड देख लें। फिर पाकिस्तान में सबसे पहले थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हम लोगों ने शुरू की। एंड अगेन वो भी एक ब्रेक थ्रू इस लिहाज से था कि उससे पहले आप किसी उस्ताद को साथ लेके जाते थे कि जी गाड़ी चेक करो, और अगेन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं होती थी, आप बस ले गए एज अ फेवर ले गए, या अगर फेवर के नहीं अगर इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी ले गए तो अगले वाले ने ज़्यादा दे दिए पैसे तो उसकी बात मान लेता था। तो वो किया। तो वी विद इन रीजन इनफैक्ट हम वी कैन सेफली से कि अगर आप गल्फ रीजन में और अपने इर्द गिर्द जितने लोग देखेंगे तो जितने भी इंस्पेक्शन प्रोग्राम हैं दे आर ऑफ शूट ऑफ आर प्रोग्राम। एंड वी एज अ नेशन शुड बी प्राउड कि पाकिस्तान में एक चीज़ बनी है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुई, हमने डेवलप की, वो हुआ। फिर उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब जो है वो आया तकरीबन 2015 में। उससे पहले अगर आपको याद हो तो यूट्यूब पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा बैन भी रहा था, बिल्कुल, और वो भी बाई चांस था, कोई एज इन प्लान देर बैन रहा। हाँ काफ़ी अर्सा बैन था। और उस ज़माने में डेली मोशन और ये उस तरह की वेबसाइट बनी, फिर लोकल भी लोगों ने कहीं बनाई। बट जब दोबारा यूट्यूब शुरू हुआ, सो मुझे याद है 2014 में ना टोयोटा का मॉडल चेंज हुआ था बड़े अरसे बाद। हाँ, यस। तो मेरी वालदा की गाड़ी थी, तो हम लोगों ने एक रिव्यू बनवाया ऐसी, उसमें मैं नहीं था, अगर आप देखें तो वो पहला रिव्यू था हमारे चैनल का। तो अच्छी पहली वीडियो वो थी। हाँ जी, पहली वीडियो वो थी, अभी भी हमारे चैनल पे लाइव है। अरे वाह। तो वो जब उसका वीडियो को बिल आया तो एज अ स्टार्टअप हम वो बिल के बारे में बड़े कंसर्न थे कि यार इतना ज़्यादा बिल क्यों आ गया। सो उस बिल के अंदर जो पहली जो लाइन थी वो थी टैलेंट कॉस्ट। तो मैंने वो अपने लड़कों से पूछा, मैंने कि टैलेंट कॉस्ट क्या होती है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। अब तो बहुत ज़्यादा ईजी है ना, ये जार्गन बड़ा कॉमन हो गया हुआ है। उस ज़माने में स्टार्टअप भी कोई कूल वर्ड नहीं था। तो उन्होंने कहा जी ये जो लड़का टीवी पे स्क्रीन पे आ रहा है ये टैलेंट है। मैंने कहा इसका टैलेंट क्या है। उन्होंने कहा देखें कितनी अच्छी उसकी तलफ़ुज़ कितना अच्छा है, कितना देखने में अच्छा है ये वो। मैंने कहा यार गाड़ियों के बारे में तो उसको कुछ नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा पता है इससे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा जी तो फिर कौन आएगा। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। आपका भाई। तो उन्होंने कहा अपनी शक्ल देखे आपकी शक्ल कौन देखेगा। मैंने कहा शक्ल देखने तो कोई नहीं आएगा, अगर गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने आएगा तो आई थिंक आई हैव गॉट मोर नॉलेज दैन हिम। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड अगेन बीइंग ऑफ स्टार्टअप कल्चर। हमने कहा यार ये कॉस्ट कम करनी है। फिर दूसरी कॉस्ट थी कि जी कैमरे के रेंट शेंट ये वो। मैंने कहा तो यार एक कैमरा ख़रीद के देख लेते हैं कितना है। सो वो लीप ऑफ फेथ कह सकते हैं कि हमने वहाँ पे लिया। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एट दैट टाइम आई थिंक वी हैड हार्डली 1000 सब्सक्राइबर्स एट यूट्यूब। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में लार्जेस्ट हमारा चैनल होगा यूट्यूब के ऊपर भी। और अब तो हर जगह है, मतलब टिकटॉक मुझे नहीं खुद नहीं पसंद पर्सनली बिकॉज उसका यूज़ पाकिस्तान में बड़े अजीब तरीके से किया जाता है, बट हम वहाँ पे भी मोर देन 2 मिलियन फॉलोअर्स पे हैं। आप या हमारी जनरेशन, अब तो बाद में जेनजी आ गई, वो एक्सेप्ट हम नहीं कर पाए कि टिकटॉक का हमने जो स्टार्ट देखा था जी जी वो अब मेरे ख्याल में जेनजी ने ज़्यादा ले लिया। लेकिन टिकटॉक तो पाक व्हील्स तो फिर टिकटॉक पर भी है। हाँ जी, टिकटॉक पे भी तो हमने बेसिकली कोशिश ये की कि मैंने जनरली ये सीखा है अपनी इस जर्नी में कि यू शुड नॉट रेजिस्ट द चेंज। मतलब आप हवा के अगेंस्ट चलेंगे तो या तो आप बाज हों, या पानी के अगेंस्ट चलें तो आप जो है वो कौन सी मछली जो पानी के अगेंस्ट चलती है वो हों। बट एज ह्यूमंस आई थिंक वी शुड बी ए पार्ट ऑफ चेंज। और उसके अंदर अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यूज़ टिकटॉक का गलत था, तो हमने वो नहीं किया जो बाकी लोग कर रहे थे। हमने वही इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट की, वही हम यूट्यूब पे डालते हैं, वही इंस्टाग्राम पे डालते हैं। नहीं स्लो वाली डांस वाली और वो इस तरह की कुछ नहीं किया। एंड वी स्टिक टू आर बेसिक जो हमारी थी और हमने वो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन मेरा नहीं ख्याल कोई भी ब्रांड ऐसा होगा पाकिस्तान में जो कि टिकटॉक के ऊपर 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ होगा। सुनील भाई, आपने बात की कि आपको कहा गया कि लुक्स तुम्हारी नहीं है और वो टैलेंट के पैसे। उसके बाद जो पहली वीडियो बनी जिसमें आप आए और जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई वो कब हुई, कौन सी वीडियो थी?
फिर उन लोगों का क्या रिएक्शन था? अच्छा, ये जो वायरल का वर्ड है ये भी बड़ा अजीब सा है। मैंने कभी भी कोई भी वीडियो या कोई भी काम इस सेंस से नहीं किया कि मुझे उसमें वायरलिटी चाहिए या मैं उस किसी एक वीडियो को बेंचमार्क बनाऊं कि यार ये कोई फॉर्मूला है जिसकी वजह से हुआ। बिकॉज अगेन ये सारे टर्म और जार्गन्स हमारे अब टीम में भी यूज़ होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मकसद तो ये है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना इज़ वायरल। हाँ, नहीं, लेकिन अभी वायरल की डेफिनेशन बड़ी अजीब सी हो गई है। अगर आप मिले ना लोगों को तो वो दे लिव बाय व्यूज़, लाइक्स। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता सकता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी वीडियो पे जाके ये नहीं देखा कि इस पे कितने लाइक हैं, कितने डिसलाइक हैं। एंड आई यूजली डोंट वॉच माई वीडियोज़। मुझे अपनी आवाज़ अजीब सी लगती है, किसी कमरे में कहीं चल रही हो, मैं कहीं जाऊँ तो मैं भाग जाता हूँ, यार ये मैं नहीं हूँ। सो समहाउ उससे नहीं है। और मैं ये बताता हमेशा करता हूँ कि देयर इज़ नो फार्मूला। ठीक है, एक तो होता ना, जिस एक ज़माने में मूवीज़ बनाते थे तो एक आप कहते थे कि जी एक फिल्म है, उसके अंदर आपने एक फार्मूला डाल दिया, ये डाल दो, 2 गाने डाल दो, ये डाल दो, हिट हो जाएगा। इन दिस फील्ड, गाड़ियों की फील्ड में मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, बिकॉज इशू ये है कि गाड़ी जो है ना, इट्स वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट इन अ सेंस कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी लेनी है होती है उनके अलावा इट्स द सेकंड हाईएस्ट परचेज, और जिसने प्रॉपर्टी लेनी इज द मोस्ट हाईएस्ट परचेज इन देयर लाइफ एवर। इट्स नॉट अ वाटर बॉटल और अ केक और अ फूड थिंग कि मैं कहूँगा अच्छी है तो आप यूज़ कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए आई हैव टू एक्चुअली एक्सपीरियंस अ कार, और मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। सो बेसिकली हमारे लिए इसलिए आज से वो वन ऑफ चीज़ थी। एक तो होती है ना, जिस तरह मूवीज़ बनती आ रही हैं काफ़ी अरसे से, आप आर्ट मूवीज़ पे जाते हैं, आप फीचर फिल्म पे जाते हैं, तो एक जनरली आपको फॉर्मूला पड़ा है कि यार ये कर दो, ये कर दो। रिव्यूज़ जब हमने स्टार्ट किए, नोबडी एल्स वाज डूइंग इट। ठीक है, तो किसी ने भी नाम सुना था तो वो कहते जी टॉप गियर। मैं थोड़ा पेंडू सा आदमी, मैंने टॉप गियर भी नहीं देखता था। तो अंग्रेज़ी में होता है, इसलिए मुझे बड़ा मसला था। मूवीज़ जब देखते थे एक ज़माने में, तो वो नीचे जब आते हैं ना सबटाइटल, तो वो भी मैं पूछता था साथ वालों से कि यार दोस्तों ये क्या लिखा है, तो वन शुड बी वेरी क्लियर। तो मैं इसलिए वो देखता नहीं था, ना ही मुझे कहीं से कभी मैंने इंस्पिरेशन ड्रॉ की। लम्स के थे। हाँ हाँ, ये मैं बात नहीं भूल रहा। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल अभी भी लम्स से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद BSc MBA दोनों से किए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गया। सो एक्सपोजर फ़र्क है। हमारे यहाँ जनरली एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी जो लैंग्वेज है उससे कतराते हैं और दूसरों की लैंग्वेज बोल के बड़े खुश होते हैं। इसी तरह गोड़ी चमड़ी कोई काम कर रही है तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा है। अपने मुल्क में लोग कर रहे हो तो नहीं अच्छा। हमारे मुल्क में लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है, बाहर वापस ज़िंदा रहते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए थी। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, तो हमारे पास कोई फुट स्टेप नहीं थे जिसको हमने फॉलो करना था। आई थिंक उस लिहाज से मुझे काफ़ी वो मिला, लिबर्टी मिली टू एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज वट एवर आई वॉन्टेड। नो बडी वॉज देयर टू डिक्टेट मी। जो कर दिया कर दिया। कोई यार्ड स्टिक नहीं थी, कोई मेयर करने के लिए थी नहीं था। और जब हमने स्टार्ट किया तो अगेन देयर वाज नथिंग टू लूज। जब हमने किया 1000 सब्सक्राइबर थे, क्या हो जाएगा। आज करते हुए ज़रा एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि यार 2.5 मिलियन लोग देख रहे हैं ऑन यूट्यूब। ट्रस्ट डेवलप हुआ है, वो भी ट्रस्ट डेवलप करना, और फिर किसी का ट्रस्ट टूट जाना कि आपने रिव्यू दिया और वो एक कस्टमर के लिए या किसी ने जो जमा पूंजी जिसकी आप भी बात करें, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपने वो ट्रस्ट कायम किया। लम्स का एक लड़का है जो जिसका ये शौक था, लेकिन या तो वो बहुत पैसे वाला होगा या उसको गाड़ियाँ देखने का और गाड़ियाँ एक्सप्लोर करने का शौक होगा। आप आई वॉज द लेटर वन इन सेंस कि मुझे गाड़ियों का जुनून की हद तक शौक था। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, एंड लोग इस पे परेशान होते हैं, आई ऑलवेज टेक कार्स एज ह्यूमन। और मैं रोज़ सुबह उठ के अपने गैराज में गाड़ियों के साथ बैठ के चाय भी पीता हूँ, बातें भी करता हूँ। एंड आई कीप, मतलब एक होता है ना कि आप अगर एक गाड़ी को बड़े अरसे तक नहीं देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नाराज़ हो गई है, मुझे उसका ख्याल करना चाहिए। एंड दैट्स द रीज़न मेरे जितने दोस्त हैं जो लाहौर से बाहर के भी हैं, उनकी गाड़ियाँ भी मेरे पास ही खड़ी होती हैं। सो माई गैरेज इज़ लाइक नर्सरी फॉर द कार्स, या आप कहते हैं डे केयर सेंटर है। तो बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ जो मेरी नहीं है लेकिन मेरे पास हैं और कई सालों से खड़ी हैं। मैंने एक FX रिस्टोरेशन का वो किया था, प्रोग्राम भी बनाया था, उसके ऊपर रिस्टोरेशन की बड़ी वीडियो चली भी थी हमारी, और पूरी सीरीज़ बनाई थी। मेरा ख्याल है वो 3 साल से खड़ी है मेरे पास। और मेरी टोटल उन साहब से मुलाकात ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा हुई है, जिनके वालिद साहब की वो निशानी थी, जिनके लिए मैंने रिस्टोर की थी। वो कराची में होते हैं, बैंकर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। और मेरी टोटल उनसे 2 मुलाकातें, उस दिन से पहले भी और उस दिन के बाद भी, और आज 3 साल से वो गाड़ी मेरे गैराज में है। तो टोटल कितनी गाड़ियों की स्पेस है गैराज में, कितनी गाड़ियाँ हैं, अपनी कितनी है? सर पंजाबी में कहते हैं दिल बड़ा होना चाहिए। तो अपनी तो कभी काउंटिंग है, सबको अपने देखते हैं। जिस बच्चे होते हैं ना कि बच्चे अगर आप डे केयर सेंटर में हैं, इफ़ यूर अ टीचर, तो आप सारे बच्चों को अपना बच्चा ही समझते हैं। सो स्पेस और दिल दोनों बड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पे एक टिपिकल यूट्यूब वाला सवाल, कितनी ऑल्टो में कमा लेते हैं? और अच्छा, आमदनी इतनी कितनी है कि इतनी गाड़ियों की स्पेस? ये भी लोगों को काफ़ी जद्दी पुश्ती आ रही है, लोगों को भाम होता है। और अगेन मैं ये हमेशा क्लियर करता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में कहीं जाऊँ तो ना इट्स वेरी इजी, अगर आपने बड़ा फैंसी टर्म में आना है और अपने लिए तालियां बजवाने की, ये मतलब अभी आपने सुनील शेट्टी का नाम लिया था कि 5 करोड़ की चप्पल में लेके, सुराख वाली चप्पल लेके निकला था और 500 करोड़ बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सो येस, अगर हम पाक व्हील्स की बात करें तो स्टार्टअप जो है इट्स नॉट अ ईजी थिंग।
It's actually your blood and sweat going into it, और it's been like how many years, 22 से 23 साल हो चुके हैं. एंड ये एक ऐसा बच्चा है जिसको बड़े अरसे तक फ्यूल किया गया, बिकॉज बाय द नेचर जो स्टार्टअप होते हैं वो आपको कैश बर्निंग बिजनेस होता है इनिशियली, एंड अप टिल 2021 वी वर नॉट इन ग्रीन. सो इट वॉज अ चाइल्ड जिसको आपने तकरीबन 2003 से लेके 2021 तक 18 साल जो है फीड किया है. सो अगर मैं ये कहूँ कि जी सारा कुछ पार्कव्हील से बना है तो ये गलत होगा. दूसरी चीज़ ये है कि आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ पार्कव्हील. तो कई लोगों का ख्याल होता है, कई टैक्स वालों का भी ख्याल होता है कि यूट्यूब से बड़े पैसे बना रहे हैं और टैक्स में डिक्लेयर नहीं करे, तो वो पार्कव्हील इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड, वो उसकी इनकम है, मेरी इनकम नहीं है. मैं तो एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, जिस तरह आप जियो के लिए सैलरीड एम्प्लॉयड हैं. जियो बहुत बड़ा नेटवर्क होगा. यस, अगर आपको पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपनी है. मेरे गैराज में इतनी गाड़ियाँ खड़ी होगी तो मुझे डर रहेगा कि एफबीआर वाले आएंगे. नहीं, मेरे सारा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डर नहीं है. मेरी जितनी गाड़ी हैं वो सब मेरे अपने नाम है, एंड आई डिक्लेयर देम एवरी ईयर. टोटल कितनी गाड़ी है अगर आपको याद? यार मैंने कभी टोटल नहीं किया. ऐसे नहीं हो सकता. नहीं, मैं टोटल नहीं करता बिकॉज इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. आप बच्चे कह रहे हैं तो बंदे को बच्चे तो याद होते हैं, फिर इतने नहीं, हर रोज़ इंक्रीज होता रहता है. और मैं बता रहा हूँ ये ऐसा शौक है, मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि मैं ना गाड़ियों के बारे में इतना वो होता हूँ कि जैसे आप मुझे फ़ोन करके कहेंगे यार मेरे पास एक पुरानी गाड़ी खड़ी है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ और वो बड़ी डिप्राइव्ड हालत में है, तो आई विल जस्ट, मुझे कोई उसकी नीड नहीं होगी, कोई ख्वाहिश नहीं होगी, ना शायद मुझे वो गाड़ी पसंद हो. सो आई विल ब्रिंग इट बैक टू लाइफ. तो इस तरह की कई गाड़ियाँ हैं. और गाड़ियों की जो ख्वाहिश है ना, जब वो कोई गाड़ी पता लगती है कि ये गाड़ी है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह मैं ये दे दे, अगली नहीं मांगूंगा. फिर 2 दिन बाद अगली के पीछे शुरू होते हैं. तो ये एक कंटिन्यूस वो है, इट्स नेवर एंडिंग आई थिंक. और मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा आपके दोस्तों के लिए भी. एक तो वीलॉग पर और लोग आपको यूट्यूब पर देखते हैं, वैसे भी एक बंदे के पास इतनी नॉलेज होना, तो वो एक डोमिनेंस फील होती होगी ना, बेटा तुम ये ना लो, ये वाली गाड़ी लो. तो अभी कोई ऐसे भी हैं जो आपके दोस्त हों जिनको कभी गलत मशवरा दे दिया हो, ये ले लो, और वो बाद में कहते हैं भाई तू तो बड़ी गाड़ियाँ बेचता है, हमने हमारे साथ क्या करती? नहीं, कोई इंसिडेंट हुआ? देखिए 2 चीज़ें हैं. एक है गाड़ी का शौक, पैशन होना, और एक है गाड़ी इसलिए लेना. पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है ना, दुनिया में लोग गाड़ी को एज एन एक्सपेंस लेते हैं. पाकिस्तान में लोग एज इन्वेस्टमेंट लेते हैं. तो मेरे से जब कोई मशवरा करता है तो मैं कहता हूँ यार मुझसे इन्वेस्टमेंट का मशवरा मत पूछें. इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट अ कार, मैं आपको कार के बारे में बता सकता हूँ कि इसके ये इल्ज़ हैं, ये विल्ज़ हैं, इसकी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. एज अ मशीन ये ऐसी है, हर मशीन अच्छी होती है, ठीक है. आप ऑल्टो ले लें, आप लैम्बोर्गिनी ले लें, मैं ऑल्टो को भी चला के खुश हूँ, मैं एफएक्स को चला के भी खुश हूँ, और मैं बड़ी से बड़ी सुपर कार चला के भी खुश हूँ. ईच टू इज़ ओन वाली बात है. जब आप मशवरा मांग रहे हैं तो वन साइज़ फिट ऑल नहीं हो सकता. तो पहले दिनों के ट्विटर पे जंग चल रही थी, किसी ने कहा जी सुनील साहब ने जो है ना BYD की बड़ी तारीफ़ें की हैं, और ख़ुद ये पाकिस्तान एक्सपीरियंस के पॉडकास्ट पे बैठे कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार्स आर टॉयज़ फॉर बिग बॉयज़. मैंने कहा स्टिल स्टैंड बाय द स्टेटमेंट. मेरा ये सवाल भी था. इफ़ आई एम ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक कार, मैं आपके पास आज टेस्ला पे आया हूँ, मेरे पास टाइकन भी है, मेरे पास BYD भी है. दैट डजंट मीन कि अगर मेरे से कोई आदमी पूछे कि जी मेरे पास टोटल 30 लाख रुपए हैं तो मैं सबको इलेक्ट्रिक ले लो, ठीक है. सो वन साइज़ फिट ऑल नहीं हो सकता. हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है. कोई लोग होते हैं जो कहते हैं यार हमें रीसेल की फ़र्क नहीं पड़ता, आप मशवरा दें तो उनको और मशवरा दे सकते हैं. कोई कहता है जी हमें रीसेल से फ़र्क पड़ता है, कोई कहता है जी मैंने 6 महीने बाद गाड़ी बदलनी है, कोई कहता है मैंने 5 साल के लिए रखनी है. सो हर एक के लिए फ़र्क मशवरा है. सम पीपल फ्लिप कार्स वेरी क्विकली, तो उनको मैं कहता हूँ हाँ, नई आने वाली कोई भी गाड़ी ले लो, चलाओ, 6-7 महीने बाद बेच दो. लॉन्गेटिविटी शायद उनकी उस तरह की नहीं होगी जितनी पुरानी गाड़ियों की थी. एंड आई कीप टेलिंग पीपल कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं ना, मुझे लगता है समहाउ कि उनकी जो थी ना मटेरियल्स जो यूज़ होते थे, दे वर सपोज टू लास्ट फॉर लॉन्गर दैन द न्यू कार्स. न्यू कार्स जो हैं वो आप समझें कि 3-4-5 साल बाद मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसी चार्म रह जाता है, एटलीस्ट फॉर मी. तो मटेरियल यूजेज के लिहाज से भी देखा, सो दे आर मोर ऑफ अ डिस्पोजेबल पीसेज ऑफ यू कैन से टेक्नोलॉजी नाउ रादर दैन जो पीस ऑफ आर्ट होती थी पुरानी गाड़ियाँ. तो उस लिहाज से कोई एक फ़िक्स रूल नहीं है. बट मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने रिसेंट पास्ट में एटलीस्ट, खैर तो मेरी मेमोरी भी काफ़ी लो चलती है, लेकिन मुझे कोई बंदा आज तक ऐसा नहीं मिला अभी तक जिसने कहा हो कि जी आपने मशवरा दिया था गाड़ी में जो है ना मज़ा नहीं आया, नुकसान हो गया. अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और हमारे मुल्क में तो कई चीज़ें इतनी वोलेटाइल हैं. गाड़ी की बेहतर चॉइस बताना. तो लाहौर में अगर कोई आपसे सजेशन ले, उसको कोई और गाइडेंस देते हैं, क्योंकि कराची की सड़क. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं कह रहा हूँ ईस्ट टू जोन है ना, तो कराची में तो देखें कहीं कहीं सड़कें हैं, ज़्यादातर खड्डे हैं. लाहौर में कहीं कहीं खड्डे हैं, ज़्यादातर सड़कें हैं. मैं अब आया हूँ लाहौर, हाँ. तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि अब 30-35 मिनट, मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी, 30-35 मिनट हम चलते रहे, कोई खड्डा नहीं आया. चाहिए. और कराची में आपको कोई एक जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आप कोई ऐसी रोड नहीं मिलेगी जहाँ खड्डा ना हो. बिल्कुल ऐसे ही है. तो फिर आप क्या मशवरा देते हैं? हर क्या डिफरेंट है ना. देखिए कराची के अंदर आपको वो गाड़ी समझ आएगी जो सिर्फ अर्बन मोबिलिटी के लिए, आपको पास हाईवे की अप्रोच कहाँ पे है. पंजाब में अगर आप देख लें तो यहाँ से अगर आप लाहौर से निकलना चाहें तो आप सीधा नारान तक जा सकते हैं. मोटरवेज़ हैं, मोटरवे से आप हज़ारा मोटरवे पे चले जाएं. सो यहाँ की जो है गाड़ी की जो चॉइस डिफरेंट हो सकती है, टेस्ट भी डिफरेंट है समहाउ.
एंड अगर लो क्लियरेंस वाली गाड़ी है वो यहाँ पे चल सकती है, वहाँ नहीं चल सकती। इसी तरह अगर आप जनरली भी देखें तो रीसेल के लिहाज से भी देखें तो हर इलाके की, हर सूबे की एक अपनी चॉइस है। सो अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर ही डिफरेंट जगहों की बात कर सकते हैं, तो कराची में मेरा कहना ये है कि कराची के लोग ज़्यादातर, इसमें थोड़ा सा हाथ जो है हालात का भी है, कराची के लोग ऐसी गाड़ी लेना पसंद करते हैं जो ज़्यादा शो ऑफ ना हो, ज़्यादा फ्लैशी ना हो, बेशक बहुत महंगी हो लेकिन उनके अपने कंफर्ट के लिए बेहतर है, दूसरे देख के ये समझे कि ये सस्ती है। कराची की सड़कों को देखते हुए आपको लगता है कराची में लग्जरी गाड़ी लेना बेवकूफ़ी नहीं, मैं तो देखिए चलाना? मैं बिलीवर इस चीज़ का हूँ कि ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, जो आपने खा लिया पी लिया वो आपका है, जो आप रह गए छोड़ गए उसके पीछे लड़ाइयाँ होंगी। तो जब तक आप जिंदा हैं जो आपके पास है उसको एंजॉय कर लें। कंसिडरिंग द रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए फिर भी लोग शौक पूरा करें। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे सबसे अच्छी सुपर कार्स की कलेक्शन या क्लासिक कार की कलेक्शन कराची में, तो ये गलत नहीं होगा। सो वो लोग रखते हैं, तो मतलब दिल जो है ना इंसान का बड़ा होना चाहिए, तो आप उसके लिए जगह फाइंड कर लेते हैं। और इसमें यही है कि और हमारे बड़े दोस्त हैं जो ये सब शौक रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सड़कें बड़ा मैटर करती हैं। अब सिविक अगर आप लेके निकल जाओ कराची में तो वो खड्डे और स्पीड ब्रेकर आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप देखें ना डेमोग्राफिक वाइज, तो अगर आप देखें कराची में आप जाएंगे आपको टोयोटा ज़्यादा नज़र आएगी, आपको सुजुकी ज़्यादा नज़र आएगी। इस साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो आपको नए ब्रांड ज़्यादा नज़र आएंगे। तो पंजाब के लोग जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं नई गाड़ियों के साथ, बेटर रोड कंडीशंस, बेटर रीसेल उस लिहाज से। एंड सिविक आपको यहाँ जितनी नज़र आती है वहाँ नज़र नहीं आएगी। मैं कराची जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार यहाँ पे सोनाटा गिन के आप गिन सकते हैं कितनी है। लाहौर में एवरी अदर कार है सोनाटा एंड ऑल न्यू ब्रांड्स। MG आया था, MG कराची में आपको बहुत कम नज़र आता है, यहाँ पे हर अगली गाड़ी MG नज़र आएगी। एंड फॉर दैट मैटर एवरी न्यू ब्रांड इज जो है ना एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे लोग। सो जो मैं इनिशियल बात कर रहा था कि वहाँ पे ना लोग ऐसी गाड़ी लेते हैं जो कि देखने में ज़्यादा फ्लैशी ना हो। ऑन दिस साइड, हमारी साइड पे पंजाब पे तो हम ज़्यादा फ्लैशी करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एग्जांपल कराची एंड लाहौर की ऐसे है कि कराची में किसी के पास 1000 रुपये होते हैं ना तो वो छुपा के रखता है। पंजाब वाली साइड में हम 100 रुपये के 10 नोट लेते हैं, माया वाला कपड़ा पहनते हैं, दिखाते हैं कि हमारे पास हैं। सो इट्स डिफरेंस ऑफ कल्चर आई गेस। तो उसकी वजह से आपको डिपिक्ट होता है। फिर अगर आप नॉर्थ की साइड पे चले जाएं, NWFP वाली साइड पे चले जाएं तो उनका टेस्ट फ़र्क है। यहाँ पे स्टेशन वैगन नहीं चलती, वहाँ पे स्टेशन वैगन चलती हैं। वहाँ पे मैरून रंग की गाड़ी बहुत प्रीमियम समझी जाती है, यहाँ पे लोग कहते हैं जी नहीं लेनी। कलर्स की चॉइस मैटर करती है, गाड़ी की चॉइस मैटर करती है, सिटी टू सिटी मैटर करती है। अगर आप गुजरावाला चले जाएँ तो आपको सुजुकी एवरी ऐसे नज़र आती हैं डब्बे खड़े हुए शोरूमों पर, जैसे पता नहीं क्या हो गया। एंड हर इलाके की अपनी है। अभी आपको सुजुकी रावी जो है वो आप लाहौर से निकले यहाँ नज़र नहीं आएगा। द मोमेंट यू एंटर पिंडी वो आपको सुजुकी बुलान, सुजुकी रावी इतने नज़र आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। कराची में सुजुकी रावी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीछे वो अजीब सी वो सीटियाँ भी लगाई होती हैं उन्होंने। तो हर इलाके की अपने डेमोग्राफिक्स के लिहाज से भी चॉइस है। और कलर सिलेक्शन भी मैटर करती है रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए, या कि यार मरून रंग है या डार्क ब्लू है ये नहीं चलेगा और ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान में जो सेफेस्ट कलर है वो काला और चिट्टा है। मीम्स भी बनती हैं काला चिट्टा। तो ब्लैक एंड वाइट जो है वो देर एवरग्रीन कलर। जब कोई गाड़ी आती है उसका हीरो कलर कहते हैं, जो डिफरेंट कलर होता है। जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो शुरू में हीरो कलर बहुत चलता है, लेकिन आफ्टर ईयर और सो जब आप बेचने जाते हैं तो आपको लग पता जाता है। तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ पीपल टेक कार एज एन इन्वेस्टमेंट। तो फिर वो कहते हैं नहीं यार ये नुकसान हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो अगली गाड़ी लेते हैं देर बैक टू ब्लैक और वाइट। अच्छा, हमें याद है, शायद बहुत से लोगों को याद ना हो, लिबर्टी पार्किंग में एक सिंपल से ऑटो शोज़ आप करवाते थे बहुत छोटे लेवल पे, और फिर आज वो वक्त है कि एक्सपो सेंटर में आपका ऑटो शो देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। तो इसको किस हद तक कितनी बड़ी अकम्पलिशमेंट समझते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं? अगेन इज़ वेरी हम्बलिंग। और मैं ये आपको बता सकता हूँ, हमने लाहौर में पहला ऑटो शो किया था तो मुझे याद है जो लिबर्टी पार्किंग इस लाइक हॉर्स शू के शेप की है। तो उसमें शुरू से लेके तकरीबन आप समझ लें एक जो उसका पहला क्वार्टर होगा ना उसका भी हाफ में गाड़ियाँ थी। उस दिन कोई मैच था क्रिकेट का, तो हमने किया ये था, वहाँ पे एक दरख्त से एक स्किन लटकाई थी जो एक सियासी पार्टी की स्किन हमें वहाँ मिल गई थी। हमने उसको उल्टा करके उसकी वाइट साइड के ऊपर एक प्रोजेक्टर लगाया था कि जी क्रिकेट मैच देखेंगे। और मेरा ख्याल है देवर ऑड 40, 20, 30 कार्स थी, उनमें से ज़्यादातर दोस्तों की थी। तो वहाँ से करते हुए अब हमारा जब ऑटो शो होता है तो हम जब उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलते हैं गाड़ियों के लिए, सो लास्ट अभी लाहौर में अक्टूबर में ऑटो शो हुआ था, देवर मोर देन 1200 एप्लीकेशन फॉर द कार एंड एक्सपो सेंटर के तीनों हॉल मिला के हमारे पास जगह ही तकरीबन जो थी 500 गाड़ी की थी। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड अगेन उसमें भी हमारा फर्स्ट मूवर था। और अब बहुत से लोग ऑटो शो करते हैं एंड आई अप्रिशिएट एवरीबडी जो भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हमने एक बीज डाला है। बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु आर वेरी माइजर कि जी मैंने ये चीज़ की है तो ये मेरी मिरास है। तालीम भी किसी की मिरास नहीं है। इस तरह कोई भी इंटरटेनमेंट हो, कोई भी स्पोर्ट हो, मोटर स्पोर्ट अगर है तो मेरी मिरास नहीं है कि मैंने ही करना है।
ठीक है, मैंने एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज किया, उसमें मैंने एक चीज़ शुरू की, अब और लोग कर रहे हैं, मेरे से बेहतर भी कई लोग कर रहे होंगे, एंड आई अप्रिशिएट एवरीबडी। और तो आप लाहौर में ही प्लान है हमेशा ऑटो शोज करने नहीं, का? ऑटो शो हम पूरे कराची पाकिस्तान में करते हैं। कराची में हमारे 2 ऑटो शोज होते हैं, एक हमेशा अगस्त में होता है 14 अगस्त के करीब, और एक हमेशा दिसंबर में होता है। इसी तरह नवंबर में हमने पूरा एक कैलेंडर ईयर बना लिया हुआ है। सो हमारे जहाँ पे ऑटो शोज होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो कि पिछले 8-10 सालों से होते आ रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हो गए, दैन फैसलाबाद, दैन मुल्तान, दैन पेशावर एंड बहावलपुर में भी कि हमने किया, 1-2 दफ़ा किया था, वो ज़्यादा दफ़ा नहीं किया, वो चोलिस्तान रैली के साथ करते थे। सो दीज आर द स्टेशन जहाँ पे हमारे ये हर साल एक कैलेंडर ईयर में बन चुके होते हैं। तो अब क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है मौसम ऐसा है, गर्मी में नहीं कर सकते, सो अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक देर इज़ नो वीकेंड जो कि एम्प्टी हो। सो आई एम गोइंग डे आफ्टर टुमारो टू इस्लामाबाद। और सबसे ज़्यादा शौकीन कहाँ आपको नजर आए गाड़ियों? हर इलाके के जो शौकीन है ना, उनके डिफरेंट टेस्ट है। मैं आपको बताता था, पेशावर अगर जाऊँ तो मुझे पेशावर के लोगों की जो एक सेंस इसलिए पसंद है कि वो पुरानी गाड़ियों को बहुत अच्छा प्रिजर्व करते हैं। उनकी पुरानी की डेफिनेशन वो नहीं है जो विंटेज होती हैं 70s की 60s की, वो मुझे इसलिए ज़्यादा अपील करती हैं कि जो मेरी टीन एज थी या जब मैं ग्रो अप कर रहा था तो मुझे जो गाड़ियाँ पसंद थी। इंसान जब एक ग्रोइंग एज में होता है तो आप वहाँ पे एक तरह फंस जाते हैं, जो आपका वॉलपेपर होता था गाड़ी का उस ज़माने में, तो वो सारी गाड़ियाँ, और बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड कार भी हैं, तेज़ गाड़ियाँ भी हैं, तो उनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। फिर कराची के अंदर लोगों का एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल का टेस्ट है, वो बहुत है। एंड मॉडिफिकेशन के लिहाज से भी, गाड़ियों को तेज़ करने के लिहाज से भी ट्रेंड्स डिफरेंट है हर शहर में। और अब जो है ना, मैं इस बात पे अगेन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैंने पहला ऑटो शो किया था तो जो लोग हमें बच्चों के तौर पे मिलते थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, अब ऑटो शो पे आके मिलते हैं, उन्होंने गोद में एक बच्चा उठाया होता है कि ये मेरा बच्चा है और मैं इस ऑटो शो पे आया था, मैंने आपके साथ तस्वीर खिंचाई थी, अभी मेरा बच्चा इसके साथ तस्वीर खिंचाएं। सो इट्स लाइक उस लिहाज से मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि पाक व्हील जो है वो लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। 2003 से लेके अगर आप 2025-22 साल का टाइम लगा लें, सो इट्स इनफ ऑफ टाइम। जो आप ट्रस्ट बिल्ड की बात कर रहे थे, तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी हैव गेन्ड इन ऑल दीज ईयर्स। और आपका इस दौरान जब ये इंडिया में यूट्यूब चैनल्स बैन हो रहे थे इंडिया में, तो आपका भी यूट्यूब सबसे पहले हमारा चैनल बैन हुआ था। क्यों? आपका क्यों हुआ था? आप क्या कंट्रोवर्सी थी या क्या नफरत फैलाई जा रही थी? वैसे तो भारत ने क्या कुछ ऐसा किया है, लेकिन वहाँ पे क्यों बैन? आई थिंक वो ऐसा टाइम था, जंग का जो टाइम है ना, उसमें सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही थी। अगर आप उनके मीडिया को भी देखें तो वो ऐसी रबिश बातें करते थे कि जिसको देख के मतलब ख्याल है हंसना मना भी बंद होना चाहिए था उस टाइम पे। तो मतलब इतनी कॉमेडी आपको वैसे मिल जाती थी। सो उनके जो है ना, बेसिकली वो जो फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला, उनके ड्रामों को भी देख लें, वो भी एक फॉर्मूला है कि गले के अंदर वो आपके जो है पर्दा फंस गया और वो शुम 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 आ रहा है, वो उधर ही फंसे में आज तक 500 किस्तें 600 किस्तें और बिक रहा है। वहाँ वो उनकी ऑडियंस को बिक रहा है। वही बात है कि अगर आप अपने ऑडियंस को इस तरह वो कर देंगे, आप पाकिस्तानी ड्रामा देख लें, लेफ्ट राइट एंड सेंटर ग्लोबली उनको बीट करते हैं हर ड्रामा हमारा। तो उसमें हमने मास्टर कर लिया, वो नहीं कर सके। वो अब उनका एक स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म, उस पर वो बड़े खुश होते हैं कि ऊंची ऊंची बोलो, इतने ज़ोर का झूठ बोलो कि सच लगे। तो उस ज़माने में उन्होंने बैन किया था, मैंने उसको बिल्कुल माइंड नहीं किया। तो मैंने तो उसको एज अ तमगे के तौर पे लिया था और मैं बड़ा खुश था कि ठीक है जी, मैं आई एम प्राउड पाकिस्तानी, अल्लाह का शुक्र है। नाम मेरा बेशक हिंदुओं वाला हो, लेकिन आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, पाकिस्तान मैं तो दोबारा कभी बॉदर भी नहीं किया कि दोबारा उन्होंने खोला कि नहीं खोला। वैसे सुनने में आया बाकी दोबारा सब खुल गए थे। मेरा भी इंस्टाग्राम बैन किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम तक नहीं पहुंचे, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे उस ज़माने में इंडिया से मैसेज बड़े आते थे कि तुम लोगों ने ये किया है, और पता नहीं वो एक बता रहा हूँ, वो तो उनका एक ऐसे मुझे लगता है ऐसी ब्रिगेड है जो सिर्फ पाकिस्तानियों को मैसेज। हाँ, उनका था पता नहीं कि कौन से जहाज गिरे, उन्होंने पता नहीं कोई अपना हमारे जहाज गिरा के खुद बना भी लिए थे। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने, मैं हमेशा एक पॉडकास्ट में ज़रूर बात करता हूँ, इतनी मेच्योरिटी से खबरें दी उस जंग के दौर में। और जो इंडियन मीडिया ने किया, वो जी पिंडी में ये हो गया है, फैसलाबाद में ये तबाह कर, लाहौर में पोर्ट भी निकाल दिया था, सी पोर्ट। और मेरा ख्याल है वो देखें, इन द लॉन्गर टर्म जो है ना, जब हिस्ट्री लिखी जाती है या लोग देखते हैं, तो द बेटर सेंस प्रिवेल्स। तो आज तो शायद ना, लेकिन आने वाले 10 सालों में जो क्रिटिक्स हैं, जो दुनिया में लोग देख रहे हैं, वो पता लग जाएगा। मुझे तो लगता है कि वो जब अगले दिन सुबह हुई, जब उन्होंने कह दिया पाकिस्तान को उन्होंने अपने हिसाब से तबाह कर दिया, तो आई एम श्योर कि वहाँ के जो कोई पढ़ी लिखी आवाम होगी, वो कहती होगी ये क्या था कल रात। हाँ, इंटेलिजेंसिया तो हर जगह। मैं कह रहा हूँ ग्लोबली देखें, ये तो फिगर्स है ना। अब राफेल के जो स्टॉक है वो मैंने और आपने तो नहीं गिराया। मेरा इंस्टाग्राम बंद करने से या आपका इंस्टाग्राम बंद करने से वो रुक तो नहीं गया। या अगर इस पूरी वॉर में अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है, हम बहुत ज़्यादा गाड़ियों के सेंस में ही बातें करते हैं कि जी रेवोल्यूशन आ रहा है। और चाइना में, आई वॉज इन शंघाई दिस ईयर, तो मेरे से लोगों ने पूछा जी क्या था, मैंने कहा वो देख लो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। हम गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, उन्होंने वॉरफेयर के अंदर ऐसा जहाज़ बना दिया जो दुनिया में कहीं नहीं है, एंड एट मच लोअर कॉस्ट, एंड आप उसकी एफिकेसी भी देख लें। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द ड्राइवर बिहाइंड द व्हील।
तो सिमिलरली जहाज़ आप जितना मर्जी अच्छा ले लें, अगर आपको चाय पीने का शौक है तो आपको नीचे उतरना पड़ता। वाह कमाल, ज़बरदस्त। अच्छा, 2003 में आपने ये सिलसिला शुरू किया, 2004-5 में पाकिस्तान में तब के जो ऑटो इंडस्ट्री के हालात थे और आज के हालात में आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? क्या बेहतरी आई, क्या कहाँ कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। उस ज़माने में देयर वर ओनली 3 मैन्युफैक्चरर्स, इट वाज अ प्रोड्यूसर्स मार्केट। और नॉट ओनली उस ज़माने में, काफ़ी सालों तक अगर हम बात करें, रिसेंट पास्ट में बात कर लें, 2016 तक जब ने पाकिस्तान की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, उस टाइम तक सिर्फ इट वाज अ, यू कैन से नॉट मोनोपली, बट इट वाज वेरी लिमिटेड सप्लाई। और सप्लाई मार्केट में इसलिए कहता हूँ कि उस ज़माने में आपको याद होगा कि 3 कंपनियाँ थीं, 8-8 महीने का वेट होता था, गाड़ियों पे ऑन था। अब जो है 360 डिग्री टर्न हो गया। अब ऑन से ऑफ की मार्केट हो गई है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर मार्केट हो गई है, कंज्यूमर को बहुत सी चॉइसेस मिल गई हैं। काफ़ी लोग जो ऑटो इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो तालीम नहीं करते थोड़ी सी, मैं उनको हमेशा तालीम देता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यार एम्पिरिकल एविडेंस से बात करें, नंबर से बात करें। आई हैव सीन दिस इंडस्ट्री कमिंग फ्रॉम 3 मैन्युफैक्चरर टू 13। आपके पास ऐसी गाड़ियाँ आती थी जिनमें एयर बैग तो दूर की बात है, सीट बेल्ट नहीं होती थी। अभी हम एफएक्स की बात करते हैं, एफएक्स के अब आप लेते थे तो आपको लेफ्ट का शीशा खुद लगवाना पड़ता था। उसके बाद पाकिस्तान की मशहूर ज़माना बॉस जो है, महरान में भी यही हाल था। तो 97 में मोटरवे बनी थी, उसके बाद उसके अंदर सीट बेल्ट आना शुरू हुई, फिर शीशे आना शुरू हुए। कमिंग फ्रॉम दैट, आज पाकिस्तान में आप कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं बना सकते, वी आर सिग्नेटरी ऑफ WP29 स्टैंडर्ड, जिसमें मल्टीपल एयर बैग्स ना हो, पैनोरामिक रूफ, एडास के फीचर्स। ये कंपटीशन के सम्राट है जो हम सबको मिल रहे हैं। लोग कहते हैं जी गाड़ी महंगी हो गई, हमें क्या फ़ायदा हुआ ऑटो इंडस्ट्री का, बेच के खा गए, और इस तरह की बहुत सी आपको बातें मिलेंगी। तो अगर आप उस टाइम का डॉलर पकड़ें और उस टाइम की गाड़ी पकड़ें और आज पकड़ें, तो डॉलर टर्म में वो गाड़ी आज सस्ती है, जबकि इट्स फुल ऑफ सेफ्टी ऑप्शंस और नई टेक्नोलॉजी भी है। मेहरान और एफएक्स वाली जो आपने बात बताई, वो तो मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन तक ये बात नहीं पहुंची होगी। नहीं, वो पहुंच जाएगी, क्योंकि मेहरान और एफएक्स तो अभी तक जिंदा है। मेहरान अभी भी है? हाँ जी, मेहरान भी है, एफएक्स भी है। ऑब्वियसली वो पुरानी चल नहीं आती, पुरानी है, बट ये मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में जो है ना, जिस बंदे ने भी पहली गाड़ी आप पूछेंगे तो वो आपको, अभी तक तो मुझे पता है, अगले सालों का पता नहीं, तो अभी तक आप किसी से पूछें तो वो बड़े आपको बताएगा कि हाँ जी मेरी पहली गाड़ी एफएक्स थी, मेहरान थी, हर बंदे की। हमारी तो मेहरान, अनलेस अंटिल के वो पापा की परी ना हो तो वो पहले दिन और ई-ट्रॉन या सिविक लेके फिर रहो। हमारे केस में तो सुजुकी होती है। अच्छा, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है पाकिस्तान? अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर आप किसी आम बंदे से पूछेंगे तो वो आपको पहला सवाल ये देगा, जवाब ये देगा कि नहीं तैयार, रीज़न कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये वो। मुझे ये लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतनी बड़ी इंपैडिमेंट नहीं है, बिकॉज ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। सो आई बीइंग अ यूज़र ऑफ इलेक्ट्रिक कार फॉर लास्ट 5 years, आई स्टिल आई एम यूजिंग 3 of them, और मैं रिव्यू के लिए भी जितनी आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सब चलाता हूँ। सो मैंने आज तक कभी जो है ना, अगर मैं हाईवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो अलहदा बात है, अदरवाइज़ मैंने कभी पब्लिक जो चार्जिंग स्टेशन है उनको यूज़ नहीं किया। देयर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। आप जिस तरह मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल चार्ज करने की दुकान पे तो नहीं जाते, आप सुबह यूज़ करते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आपको पता है मैं शाम को कर लूँगा, शाम को नहीं दोबारा रात को कर लूँगा, उस हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका जो यूजेज है, देखें आप मिनिमम माइलेज वाली भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेंगी तो वो 150-200 किलोमीटर चलती है। नन ऑफ अस ट्रैवल मोर देन 100 किलोमीटर इन अ डे, अनलेस अनटिल हम उसको कमर्शियल यूज़ कर रहे हो। तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए आई थिंक कोई बंदा इतनी गाड़ी नहीं चलाता कि वो एक दिन में उसको पूरी बैटरी पी ले। आप रात को आएँ, उसको घर पर चार्जर लगाओ, जिसको AC चार्जर बोलते हैं, जो कमर्शियल चार्जर DC चार्जर है। तो अगर DC नेटवर्क नहीं बना रही गवर्नमेंट, जो कि उन्होंने कहा था 2021 में कि जाल बिछ जाएगा, वो जाल बिछा नहीं है। दैट इज़ अगेन दैट स्टेज देयर, बट वो 35 के करीब पूरे पाकिस्तान में स्टेशन है। तो आप घर पे चार्ज करें, ओवरनाइट चार्ज करें, अगले दिन फिर चला लें। अगर 100% नहीं भी होती तो आप उसको यूज़ करते रहेंगे, टुवर्ड्स द वीकेंड वो फिर 100 पे आ जाएगी। और चार्जिंग स्टेशंस की जो दस्तयाबी है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं, उस पर आपका कमेंट, और उनकी कीमतों पर आपकी प्राइसेस आपको लगता है सही है? देखिए, देयर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन की बात है। अगर आप जाएंगे फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू तो येस, रेट इज़ नॉट, एक तो कंट्रोल नहीं है। आपको शहर में 100 रुपये मिल रहा है, मोटरवे पे 150 मिल रहा है, कहीं 170 है, कहीं 105 है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ ये अर्बन मोबिलिटी व्हीकल हैं। जब आप इनकी, क्योंकि हम जब भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, मी बीइंग अ कार एक्सपर्ट, मैं उसको बेशक वो आइस इंजन हो, इंजन वाली गाड़ी जिसको आइस इंजन बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, या इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, आपने एट द एंड ये देखना है कि मुझे पर किलोमीटर कॉस्ट क्या है। ठीक है, सो अगर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज दे रही है, दैट विल ट्रांसलेट इनटू सम रुपी टर्म। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू ड्राइविंग पाकिस्तान में अभी अगेन सुजुकी ऑल्टो जो है वो सबसे एंट्री लेवल कार है, 680cc, और उसकी फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी होती है, तो वो आपको कॉस्ट करती है 12 से 13 रुपये किलोमीटर। अब मैं जब किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का कंपैरिजन उससे करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं उसको घर पे चार्ज करता हूँ वापडा के ऊपर, तो यूनिट कितने का है, वो कितने किलोवाट आवर की गाड़ी है और कितने किलोमीटर चली, कितने यूनिट लगे, डिवाइड करके पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आई। अगर वापडा पे चार्ज करता हूँ, अगर सोलर पे करता हूँ,
वो बहुत अच्छी कॉस्ट होगी. सो एग्जांपल ये, अगर आप एक क्रॉसओवर भी चला रहे हैं इलेक्ट्रिक और उसको आप वापडा पे चार्ज करें, अगर 50 रुपये का एवरेज यूनिट ले लें तो वो आपको कॉस्ट करेगी 8 रुपये किलोमीटर, विच इज़ मच लेस देन 660 ऑल्टो. अगर आप उसको सोलर पे ले जाते हैं तो वो 4 रुपये किलोमीटर है. बट ये पूरी गेम चेंज हो जाती है जब आप हाईवे पे आते हैं. हाईवे पे जब आते हैं तो 50 रुपये का जो वापडा था वो 150 पे चला गया, 3 टाइम हो गया. तो 8 रुपये पर किलोमीटर से वो 24 रुपये किलोमीटर पे चलेगी. वो गाड़ी जो सुजुकी से सस्ती पड़ी से वो उससे डबल पे चलेगी. फिर हाईवे के ऊपर एक तो ये रेट ज़्यादा है, दूसरा जब आप उसको हाई स्पीड पे चलाते हैं तो उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है. तो इसलिए आई से कि दीज आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स. और अगर वही बात है, चार्जिंग नेटवर्क होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी आता तो आपको लग रहा है कि इस तरफ ध्यान है? इस तरफ ध्यान का मैं वो दूसरी साइड ऑफ कॉइन आपको बताता हूँ. तो ये तो हो गया कंज्यूमर की साइड से. अब आ जाते हैं कि अगर आपने और मैंने एक चार्जिंग स्टेशन लगाना है. अब लेट्स से हमने एक फ्यूल स्टेशन था, वहाँ पे हमने एक चार्जिंग स्टेशन भी लगाना है. फ्यूल स्टेशन पे अगर आपकी गाड़ी को फ्यूल करते हैं, एक बिट की हम बात कर लेते हैं, तो वो एक गाड़ी को करने में मैक्सिमम 5 मिनट लग जाते होंगे. सो 1 घंटे में 12 टाइम 5 जो होता है वो 12 गाड़ियाँ. और दिन को अगर आप उसको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं एक अच्छा नंबर आ जाता है, अगर आप पर लीटर कुछ रुपए या परसेंटेज भी बता रहे हो. इलेक्ट्रिक में गेम ऐसे चेंज होती है कि आपने उसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जर लगा दिया. एक गाड़ी ने मिनिमम लेना है 45 मिनट या 1 घंटा. 1 घंटे का मतलब ये है कि आपको दिन में टोटल 12 कस्टमर मिलने हैं. ठीक है जी. तो 12 कस्टमर से आप कितने पैसे कमा लेंगे? अगर आप 150 रुपये भी चार्ज कर रहे हैं और उधर आपने 50 रुपये की बिजली ली है, 100 रुपये का मार्जिन है. गाड़ियाँ एवरेज जो है वो कितने किलो वाट आवर की? 50 की होंगी. तो 50 किलो वाट आवर का मतलब ये 50 इंटू 100 आपने कितने पैसे बनाए? 5,000 रुपये. 5,000 रुपये को आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 से 60. तो वो यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं बनते. क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाता रहता हूँ तो मैं अक्सर इंटरव्यू लेता हूँ, अगर हाईवे पे भी जा रहा हूँ तो उनसे आपके ख्याल में पूछता हूँ. पाकिस्तान में किस किस्म की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद की जाए? पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इनिशियली वो आ रही थी, अगेन फिर वही बात आ जाती है कि रिपीटेशन हो जाएगी, लेकिन इनिशियली गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक इसलिए नहीं आ रही थी कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं या मुझे बहुत कोई शौक था कि मैं बड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनना चाहता हूँ, ये गो ग्रीन का नारा. आई वॉज वन ऑफ देम ऑल्सो जो इनिशियली जिन्होंने गाड़ी ली. रीज़न ये थी कि अगर आप वही गाड़ी आईएस इंजन में लेते तो वो 4 टाइम्स कॉस्ट करती थी. तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जी आपको ड्यूटी देनी है और कम ड्यूटी देनी है. सो अगर आप देखें तो जो गैसोलीन गाड़ी है उस पर हाईएस्ट ड्यूटी ब्रैकेट उस टाइम पे 462% ऑफ द असेस वैल्यू थी, एज अपोज टू दैट इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है मैक्सिमम ड्यूटी उसके ऊपर जो है 42 से लेके 100% ऑफ द असेस वैल्यू थी, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट था. ठीक है. आपने देखा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करते थे इनिशियल में, तो इट वॉज इक्वल टू ई-ट्रॉन. हर बंदे ने ई-ट्रॉन ली हुई थी. तो अगर वही ऑडी का अगर पेट्रोल वेरिएंट लेता तो वो तकरीबन 6-7 करोड़ का था, ई-ट्रॉन 2 करोड़ पैसे भी नीचे थी. सो वो इसलिए लोग उस पर शिफ्ट हुए थे. असल गेम अगेन लोग पूछते हैं इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन कैसे आएगी? वो तब आएगी जब मैसेस की जो गाड़ियाँ हैं वो उसमें शिफ्ट आएगा. एंड आई ऑलवेज टेल कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन गाड़ियों के थ्रू नहीं आएगी, इट विल ऑलवेज कम थ्रू 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स. वाई आई से सो? बिकॉज मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ऊपर वाला कस्टमर है ना, जो करोड़ रुपए से ऊपर वाला है, वो शायद गाड़ी को एज एक्सपेंस देखता है. वो कहते हैं यार मैंने शौक के लिए लिया है, कोई पैसे टूट के फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसकी सख्त है. जो नीचे वाला बंदा है जो कि अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके गाड़ी ले रहा है कि जी मैं कल को इसको बेच दूंगा, ये कार स्टोरेज ऑफ वेल्थ है, मैंने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना होगा, फीस की ज़रूरत पड़ेगी बेच दूंगा, बाहर बच्चों को पढ़ने भेजना होगा बेच दूंगा, किसी की शादी करनी है तब बेच दूंगा, वो बंदा इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं लेता. बिकॉज इलेक्ट्रिक कार्स डेप्रिशिएट लाइक मोबाइल फोन्स. ग्लोबली ये फिनोमिना है. तो इसलिए जो करोड़ रुपए से नीचे की आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखेंगे उनका जो ऑफ टेक है वो बहुत कम था. और 50 लाख से नीचे वाली तो जितने भी आए हैं दे हैव नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल. इम्पोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदियाँ जो लग रही हैं और मकामी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर आपका क्या कमेंट है? ये ऑटो इंडस्ट्री का जो केस है ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाला केस है. हमने इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ी थी कि एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट होता है कि आपको इंडस्ट्री लगाते हैं, आप शुरू में उसको थोड़ा प्रोटेक्शन देते हैं, फिर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, देन यू लेट इट कम्पीट विद द मार्केट. पाकिस्तान में अगर आप किसी भी ऑटो वालों से बात करेंगे तो देयर आर 2 ग्रुप्स. एक वो हैं जो यूज गाड़ियों के फेवर में है, एक वो हैं जो न्यू गाड़ियाँ बनाते हैं जो लोकल मैन्युफैक्चर हैं. लोकल मैन्युफैक्चर कहेगा जी ये जैपनीज़ जंग एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ ले आते हैं और तबाह कर देते हैं और फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है. ये कहते हैं कि जी ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये पेज जोड़ते हैं, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये असेंबलर हैं. ये 2 डिबेट्स आपने हमेशा सुनी होंगी. अब मेरा कहना ये कि मैं अगेन आई एम नाइदर ऑन दिस साइड नाइदर ऑन दैट साइड. मैं कंज्यूमर की साइड में, कंज्यूमर का जिससे फ़ायदा होगा मैं उसके बारे में बात करूंगा. इंपोर्टेड गाड़ियों में जो मसाइल हैं वो बताऊंगा, लोकल गाड़ियों में जो मसाइल हैं वो बताऊंगा. इनकी जो बेटरमेंट के लिए है और उनकी बेटरमेंट के लिए, दोनों के लिए मैं हमेशा बात करता रहता हूँ. इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री में 92-93 में आपने देखा होंडा आई, टोयोटा आई, उससे पहले सुजुकी था. तो एक ज़माने में डिलीशन पॉलिसी थी कि जी आप इतने अरसे बाद इसको लोकलाइज़ करेंगे.
जो कि आइडली होना चाहिए, और उसके बाद आप कंपटीशन से आ जाएंगे। बट हुआ ये कि पाकिस्तान में उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो हमारे जो गवर्नमेंट के अदवार थे वो चेंज होते थे, और गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि वो लोगों को बड़े पसंद होती है। एवरीबडी बजट वाले दिन रोटी महंगी हो जाए फिक्र नहीं होती, गाड़ी के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए वो जब भी डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट लोग अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आते थे तो वो उस पॉलिसी को चेंज करते रहते थे। और ऑटो इंडस्ट्री जो है उसको एक आर्गूमेंट मिलता रहा कि जी हमारा बच्चा अभी खड़ा होने लगा था, उसने वॉकर पकड़ा, आपने ठुड़ा मार दिया। फिर अगला गवर्नमेंट आती थी, वो कहती थी 5 साल की इंपोर्ट खोल दो। फिर कोई किसी को 10 साल के लिए आना था तो वो कहता था 10 साल की इंपोर्ट खोल दो। फिर जिस दिन रेफरेंडम होता था उस दिन बसंत भी खुल जाती थी, उस दिन गाड़ियाँ भी खुल जाती थी। सो ये ऐसी एक सीसॉ पॉलिसी चलती रही है। एंड बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट मैंने हमेशा ये चीज़ पढ़ी है कि कोई भी पॉलिसी अच्छी बुरी नहीं होती, एज लॉन्ग एज इट्स कंसिस्टेंट, यू स्टैंड बाय इट, तो सही हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में आपको नज़र आना चाहिए। जैसे मैं आज कहता हूँ कि आज अगर हम देख रहे हैं कंपटीशन के सम्राट नज़र आ रहे हैं, तो ये पहले भी आ सकते थे अगर हमने इनको चलने दिया होता। अब रिसेंट पास में आप देखें 2016 में पहली पॉलिसी आई, वो 21 तक थी, 21 से 26 तक की पॉलिसी है, और पॉलिसी पे अभी तक मनोवन अमल हो रहा है मोर और लेस, जिसकी वजह से आपको ये नज़र आ रहा है कि लोकल इंडस्ट्री खड़ी भी हो रही है। आप देखते नहीं हैं लोग, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एक वेंडर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, लोकलाइजेशन हो रही है। ये आपको 13 मैन्युफैक्चर नज़र आते हैं, उसके पीछे 8000 वेंडर, उस वेंडर इंडस्ट्री के पीछे और वर्टिकल इंटीग्रेशन है, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो इसके साथ काम कर रहे हैं। एंड आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसमें उनको चलने देंगे तो वो डेवलप हो जाएंगे। कोविड के अंदर हमने देखा, देखें बहुत सी चीज़ें, सॉरी आप कुछ कहने लगे थे, कोविड में जब बाहर से चीज़ें आना बंद हो गई, उसके बाद 2021 में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो आपने देखा होगा कई लोकल कंपनियां जो कि अगर परफ्यूम की बात करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, आप कॉस्मेटिक्स की बात करें, आप फूड की बात करें, काफ़ी ऐसी लोकल कंपनियां जो ऊपर आई, बिकॉज आपने जब इंपोर्टेड चीज़ें लगाना बंद कर दी तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर डेवलप किया, फिर चीज़ें बनना शुरू हुई। शुरू में थोड़ी महंगी थी, टेस्ट अच्छा नहीं होता होगा, क्वालिटी वो नहीं होगी, बट ओवर टाइम भी इम्प्रूव्ड। इसी तरह ऑटो इंडस्ट्री को भी जब चलने दिया जाएगा तो इम्प्रूव होगी। रिसेंटली मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर मार्केट से कंज्यूमर मार्केट आ गई, ऑन से ऑफ की मार्केट आ गई। अब आप कोई भी गाड़ी लेने चाहें आपको फ़ौरन मिल जाती है, ऑफर्स मिलती हैं। EMI का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं था, ईयरली मंथली इंस्टॉलमेंट का, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट का, वो आ गया। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड आई थिंक ये डिबेट चलती रहेगी, आजकल भी चल रही है। ये जो बातें आप बता रहे हैं और जो हम देख भी रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव्स हैं। लेकिन ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है। रिसेंट पास्ट में मुझे लगता है गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं अचानक से। इससे आप एग्री करते हैं या आपको लगता है कि जायज़ है? उसमें दो चीज़ें, जायज़ ना जायज़ नहीं, वो तो लोगों ने करना है। देखिए, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ ऑटो इंडस्ट्री, नाइदर आई एम अ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। अगेन मैं तो अवामी आदमी हूँ और मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ। तो अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। रीज़न उसकी क्या है? अगर हम उन ऑटो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो वो ये कहते हैं कि जी देखें, आपकी जो मेन रॉ मटेरियल है वो स्टील है, वो पाकिस्तान में बनता ही नहीं उस गेज का, तो बाहर से आना है, और भी डिफरेंट पार्ट्स बाहर से आते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि फॉरेन एक्सचेंज आप देखें ना कि फ्लक्चुएट किया है। 100 रुपये का डॉलर था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अब 280 का 85 पे खड़ा है, तो 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। उससे भी बल्कि डबल से भी ज़्यादा हुआ। 100 का डबल 200 होता है, और फिर 300 के 3 टाइम हो गया। गाड़ियाँ 3 टाइम नहीं हुई। सही है। सिविक मुझे याद है 2015-16 में 30 लाख की आई थी, बिल्कुल, अब 90 लाख पे खड़ी है या 1 करोड़ पे खड़ी है, तो वो 3 टाइम्स हो गया। सारियों ने किया, सिविक तो मतलब कोई और डाउट नहीं है, सारियों गाड़ियों के साथ ये हुआ। अगर आप स्पोर्टेज वगैरह जो उस ज़माने में आए थे वो 50-50 लाख में थे, अब स्पोर्टेज वगैरह वही गाड़ियाँ जो 50 लाख की थी यूज, आज वो करोड़ रुपए के करीब है। तो उसमें तो जो एक रोल है वो फॉरेन एक्सचेंज का। दूसरा रोल, अगर आप ओवर द ईयर टैक्स देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो गाड़ी लेने वाला है ना, वो एक ऐसा बंदा है, जिस तरह मैं और आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो हम टैक्स नेट में हम नहीं निकल सकते कहीं से, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया जा रहा, उसी जो बंदे के ऊपर बोझ डाली जा रहा है। तो गाड़ी भी एक ऐसी एग्जांपल है कि जो गाड़ी है, अगर आप उसका टैक्स देखें, उसमें GST ओवर ईयर बढ़ता जा रहा है, उसमें आप CVT डाल दिया आपने, उसमें पता नहीं FED डाल दिया, क्या क्या डाल दिया। अभी रिसेंट बजट में सुजुकी ऑल्टो जो है वो 1,80,000 रुपये महंगी हुई। क्यों? आपने उसका GST जो है बढ़ा के जो है 8% से 12 पे किया, 12 से 18 पे कर दिया। फिर आपने उसके ऊपर अभी कार्बन लेवी लगा दी। सो अभी कोई भी गाड़ी अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख लें, अगर मैं एक झटका फॉर्मूला से कहते हैं पेंडों की ज़बान में, कोई भी गाड़ी उठा लें, उसकी जो प्राइस है उसमें 50% से ज़्यादा टैक्स है। तो ये दोनों प्लेयर्स का हाथ है उसमें, और येस एट द एंड मैं और आप जो अवाम है, हमारे लिए गाड़ी महंगी ऐसे। अच्छा, ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ, गाड़ियों की जो भी सेफ्टी फीचर्स से मुतालिक भी आप बात करते हैं, अभी आपने मेहरान और FX का उस दौर का बताया, अभी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं? देखिए, सेफ्टी फीचर में हमेशा बात करता हूँ कि फिर बात करनी चाहिए बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, और थोड़ा जो है ना एरियल व्यू लेना चाहिए। लोग कहते हैं जी ऑटो इंडस्ट्री बुरी है, मैं भी इधर बैठ के बहुत हीरो बनना हूँ ताकि नीचे लोग बहुत अच्छा कहें, तो मैं कहूँ जी वो बड़े बुरे थे सुजुकी वाले, और ये वो नहीं देते थे। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है, उसने ऑपरेट करना है, उसने अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका गोल है, दे आर नॉट NGO।
गवर्नमेंट का या किसी भी जो रेगुलेटर है उसका रोल ये होता है कि उसने रूल सेट करने हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और उसको क्या क्या स्टैंडर्ड रखने हैं। आपने स्टैंडर्ड नहीं रखा था, आप एयर बैग नहीं मांगते थे, वो नहीं देते थे। जब आपको याद आई 2016 में जाके कि यार हमें ये करना है, तो उस टाइम फिर आपने WP जो स्टैंडर्ड 29 स्टैंडर्ड है उनके आप सिग्नेटरी बने हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि जी हम ओवर ईयर्स जो है एक दिन की डेली पे ये रियलाइज करने के लिए 2016 तक का वेट। हाँ जी, उसके बाद भी हमने एक सर्टेन टाइम दिया उनको कि भाई ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हमने ओवरनाइट तो नहीं आप कर सकते थे, फिर हमने एक सर्टेन टाइम दिया। बट आज हम ये कह सकते हैं कि येस नाउ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वर्ल्ड क्लास की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं। एडास के वो फीचर जो दुनिया में सारी गाड़ियों में पाकिस्तान में भी हैं, जो कि हमारी ड्राइविंग हैबिट से अभी शायद रेजोनेट नहीं कर सके, हम लोग नहीं उसके बारे में अभी इतना वेल अवेयर। बट येस नाउ यू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड, मतलब रडार लिडार किस किस किस्म के आप उसमें बात करें जो दुनिया में हर जगह आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में जो सस्ते और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की हमने देखा है डिमांड बढ़ रही है, ऐसे ही है? हमारे मुल्क में ना हमारी जो सोच है या जो हमारी वो है ना वो बड़ी हम महदूद रखते हैं। तो पेट्रोल जब महंगा होता है तो एकदम सारे कहते हैं हाइब्रिड पे चले जाओ, वो चले जाओ। फिर 15 रुपये 20 रुपये सस्ता हो जाता है तो कहते हैं छड़ो यार पेट्रोल गाड़ी चलावांगे। तो ये हमारे जो ना ये ऊपर नीचे आते रहते हैं। बट जनरली येस, एक आगे इकोनॉमिक हालात वो जनरली देखा जाए तो एक हवा जो है वो ग्लोबली भी ये है कि फ्यूल एफिशिएंट कार, स्मॉलर इंजन विद लेस एमिशंस जो है उन पर जोर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान भी ज़रा उसको फॉलो करता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हो सकता है, आपने इस पर बात भी की हुई। गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से आमतौर पे एक नॉर्मल हम जैसे लोग क्या गलतियां करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा जो हम यहाँ पे करते हैं पाकिस्तान में, जो एक हमारा नेशनल वर्ड है ना गाड़ियों के लिहाज से, वो है जुगाड़। एंड वी आर पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो हम गाड़ी की मेंटेनेंस टाइम पे नहीं कराते, ऑथराइज डीलरशिप पे नहीं लेके जाते। सो एक स्टडी मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि मोर देन जो है ना विद इन पहले 3 साल लोग लेके जाते हैं गाड़ी, आफ्टर 3rd ईयर मोर देन 70% जो है वो रोड साइड वर्कशॉप पे सही हो रही होती है। और फिर होता ये है कि हम लोग उसके बाद 5 साल बाद गाड़ी एक्सीडेंट होता है, हम कहते हैं जी एयर बैग नहीं खुला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत दूध के धुले हैं, उनको बहाना मिल जाता है, वो कहते हैं जी आपने हमसे मेंटेन नहीं कराई। और फिर लोग कहते हैं यार ये क्या बात है। मैं उसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आपने किसी लेकिन अगर वही मेंटेनेंस मेरी 100 रुपये में हो रही है तो वहाँ पे मेरी 400 रुपये लग रहे हैं, तो मैं तो इस तरफ वो मैं कह रही हूँ पेनी वाइज पाउंड फुलिश है। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने वहाँ पे 300 रुपये बचा लिए, लॉन्ग टर्म में आपको उससे नुकसान होता है। कैसे? आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हर रोज़ डॉक्टर तो चेंज नहीं करते। लेट्स से मैंने अपनी नी रिप्लेस कराई है, मैंने एक डॉक्टर से कराई है, अगले दिन मैं कहूँगी जी वो साथ वाला जो है वो दूसरा घोड़ा सस्ता दे रहा है तो मैं उससे लगवा रहा हूँ, तो मेरा तो बैलेंस ही पूरा नहीं होगा। एंड फिर जब मैं अपने पहले डॉक्टर के पास वापस जाऊँगा, वो कहेगा भाई मैं लेफ्ट वाले घोड़े का कह सकता हूँ मैंने लगाया, राइट वाला तो मैंने नहीं लगाया, उसके लिए दूसरे के पास जाओ। एंड देन देयर इज़ जो है ना एक कांस्टेंट एक बहस शुरू हो जाएगी। एंड देन होगा क्या कि मेरा पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा और मैं बिल्कुल तबाह हो जाऊँगा जो मैंने पैसे बचाए थे। सो गाड़ी की एग्जाम्पल भी ऐसे है, आप अभी थोड़े से पैसे बचा लेंगे, नॉन जेन्युइन पार्ट लगा लेंगे, आपको लगेगा कि यार ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, मैंने कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, सही है। लॉन्ग टर्म में आपकी गाड़ी का जो नुकसान होगा अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वो इंजन के ओवरऑल की फॉर्म में, फेलियर की फॉर्म में, एक्सीडेंट की फॉर्म में, सड़क के ऊपर खड़े होने की फॉर्म में। वही बात है कि आप एक चीज़ अपने कंफर्ट के लिए ले रहे थे, रादर दैन बीइंग अ कंफर्ट वो आपके लिए सरदर्द बन जाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, अब मैं बिल्कुल एक अवामी सवाल और वो वाला सवाल के अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ख्याल में कौन सी सबसे अंडररेटेड गाड़ी है जो कि उस तरह अवाम में नहीं है, लोगों की रीच तक, या आपके बजट में आ सकती है, आप ये ट्राई करें, लेकिन लोग उस तरफ नहीं जा रहे, लोग ज़्यादा दूसरी तरफ? यार अभी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अब लोग जो है बहुत एजुकेट हो गए हैं, लोग नई चीज़ें ट्राई करते हैं, पहले नहीं करते थे। पहले लोग जो है ना वो 3 ब्रांड के पीछे लगे थे कि बस यही लेनी है, इसके अलावा लेनी। अब तो वो जैसे कहते हैं ना वो बहुत टूट चुका है और अब हर लोग नई चीज़ें ट्राई करते हैं। तो अब इस तरह नहीं कहते। पहले ये ज़रूर था कि पाकिस्तान में हर अच्छी गाड़ी जो है वो सस्ती मिलती थी और हर घटिया गाड़ी महंगी मिलती थी, बट लोग कहते थे जी कल नू विक जाती है इसलिए लवांगा। सही बात। तो आपके ख्याल में वही बात कि कौन सी ऐसी गाड़ी, अगर मैं चले एक सिचुएशन देता हूँ और हम इसको कि मेरे पास अगर 30 लाख रुपए, ठीक है, तो मुझे कौन सी गाड़ी सूट करती है? लाहौर में हूँ मैं, लाहौर में है, आप स्टूडेंट हैं कि आप सुनील मान जाए, मैं तो 30 लाख रुपए में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, में 30 लाख रुपए में अगर मेरे पास 30 लाख रुपए हो तो मैं कोई पुरानी जर्मन गाड़ी ले लूँगा जो कि शायद 90s की हो। आई डोंट केयर लेस कि वो मेंटेनेंस में महंगी है, मुझे एक दफ़ा उस पर पैसे लगा लूँगा। मैंने कई रिस्टोरेशन सीरीज़ की हैं एंड आई एम फर्म बिलीवर कि आप एक दफ़ा पैसे लगा ले तो गाड़ी तंग नहीं करती। अगेन हम किस्तों में लगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो ऐसे ही है कि एक बीमारी ठीक होती है फिर दूसरी ख़राब हो जाती है। तो मेरे लिए आंसर अगेन नो सेम वन आंसर फॉर एवरीबडी, हर बंदे का फ़र्क है। लेकिन अगर वही सुनील मंच लाहौर में नहीं रह रहा, कराची में रह रहा, फिर कराची में भी रहते हुए मैं तो जर्मन लूँगा, बट ये कह रहा हूँ अगेन डिपेंड करता है आपने उसको डेली चलाना है, आपकी माइलेज कितनी है,
आर यू लुकिंग फॉर फ्यूल एफिशिएंसी और यू लुकिंग फॉर कंफर्ट। पुरानी जितनी गाड़ियाँ होती हैं, इंपोर्टेड जितनी गाड़ियाँ थी, अगर आप ले लें तो मुझे लगता है वो बहुत वैल्यू टू मनी होती हैं, बट उनकी डाउन साइड ये होती है कि उसके पार्ट्स महंगे होते हैं, इज रेडिली अवेलेबल नहीं होते, फिर उनकी फ्यूल एवरेज ऑब्वियसली फ़र्क होती है। फिर हमारे यहाँ पे टोकन का सिस्टम ऐसा है कि वो इंजन के ऊपर है रादर देन वैल्यू ऑफ द कार। तो पुरानी गाड़ी आप चला रहे होते हैं जस्ट कि जी मतलब सफ़ेद पोशी के चक्कर में आप पुरानी गाड़ी चला रहे होंगे, वो बेशक 2OD हो या कोई भी पुरानी एकॉर्ड हो चला रहे हो। अब 30 लाख रुपए में मैंने लेनी हो तो मैं एकॉर्ड CL7 ले लूँगा, CL9 ले लूँगा। आम बंदे मेरे से को पूछेगा कि जी मैंने लेनी है तो मैं कहूँगा आप सुजुकी ऑल्टो ले लें, बेहतरीन गाड़ी है। फिर लोग कहेंगे जी ये तो गलत जवाब है, उसको ऑल्टो कह रहे हैं खुद ही। तो हर बंदे की अपनी सिचुएशन है ना। से हम जिद्दत की बात करते हैं, ऑटो इंडस्ट्री में भी जिद्दत की ज़रूरत है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में गाड़ियों की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में किस किस्म की जिद्दत की ज़रूरत है? पाकिस्तान में देखें हमें रियलिटी चेक की ज़रूरत है, एंड आई से दिस विद अ हैवी हार्ट कि जितने भी सालों से मैं ऑटो इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, काफ़ी साल हो गए, मतलब मोर देन मेरा ख्याल है मेरे हाथ से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई इस काम में। तो जब किसी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे और वो आपको कहेंगे, ये स्टूडेंट अक्सर कहेंगे जी स्पॉन्सर कर दें, हम ये करने लगे वो करने लगे। एट द एंड वो एक ही होगा, वो चेसी बनाएंगे लोहे का, उसके ऊपर एक जनरेटर टाइप इंजन लगा देंगे या कोई इंजन लगा देंगे। देयर इज़ नो एडवांसमेंट। हमें रियलिटी चेक की ज़रूरत है, दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ से लेके लोग गाड़ियाँ कहाँ बना रहे हैं। हम लोग जो है ना वो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, और हम लोग ना थोड़े कागजी नारों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। फर्स्ट कार ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट कार SUV, फर्स्ट फलाना। हमने अभी तक खुद कुछ नहीं बनाया, हम सिर्फ बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी इंडिजिनस कोई गाड़ी याद नहीं पड़ता है कोई एडम के नाम से भी कोई आई थी गाड़ी? है। एडम आई थी एक ज़माने में, वो हाँ जी हमारे दोस्त ही हैं, वो लेके आए थे। और वाहिद भाई, प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ का दौर था। हाँ जी वाहिद भाई लेके आए थे। बट अगेन उस ज़माने में मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़माना था जब लोग नई चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते थे। अगर आज वो आ जाएँ तो मेरे ख्याल से ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। आज वो आए तो लोग एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। उस ज़माने में लोग कहते थे कि जी हमने इन 3 से हटना नहीं है। सो कई चीज़ें जो आप टाइम से पहले कर लेते हैं तो पे ऑफ कर जाती हैं, जो अर्ली मूवर एडवांटेज की हम बात कर रहे थे। कई हैं अगर आप टाइम से पहले कर लें तो वो बैकफायर भी कर जाती हैं। सो नसीब का भी बड़ा रोल होता है। आपके ख्याल में किस तरह की गाड़ियाँ मुस्तकबिल में आपके ख्याल में ज़्यादा मकबूल हो सकती हैं, ज़्यादा अवामी हो सकती हैं? अवामी हो सकती हैं। देखें अगेन हमारे यहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि कौन सी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट होगी। और अभी आजकल एक हवा चली हुई है कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, NEVs व्हीकल। मैं उसमें ये कहता हूँ कि NEV में सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है, एंड डायरेक्टली जंपिंग फ्रॉम आइस इंजन डजंट मेक सेंस टू गो टू एन इलेक्ट्रिक कार। बीच में आपके पास हाइब्रिड है, प्लग इन हाइब्रिड है। सो आई थिंक ये जो रेंज एक्सटेंडेबल EVs हो गई, प्लग इन हाइब्रिड्स हो गई, और इनकी जो है दौर ज़्यादा आएगा। जब मैं अब क्योंकि गाड़ियों पे बहुत बात होगी, सुनील बंस साहब का कुछ कंट्रोवर्सीज पे बात भी होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी मेरा ख्याल है, मैं तो हमेशा कहता हूँ आई एम अ मैन विद जीरो हिटर्स। आपने अभी बतानी अपार्ट फ्रॉम द बैनिंग फ्रॉम इंडिया। नहीं वो नहीं, डकी भाई के साथ आपने एक वीडियो की थी गाड़ी की कोई डील 2-3 की, तो वो उसके बारे में है कि वो शायद एक पेड रिव्यू था या गाड़ियों की वो कोई ऐसी डील थी जिस पर कोई कंट्रोवर्सी आई थी कि वो शायद उसकी गाड़ी नहीं थी या आपकी गाड़ी थी? नहीं कोई पेड रिव्यू नहीं था। एंड और कभी किया है पेड रिव्यू? नहीं स्टोरी बड़ी मज़े की थी, मैं आपको सुना देता हूँ। मज़ेदार। तो मैंने ये जो e-tron GT जब ली थी तो उसके बाद e-tron की प्राइसेस बढ़ गई थी, तो मैंने कराची से ख़रीदी थी एंड शोरूम पे खड़ी थी, 0 मीटर थी, ऑडी से किसी ने लेके उसने ऑन लेके बेच दी मुझे। अब मुझे भी ऑटो इंडस्ट्री का आइडिया है इतना, तो मुझे भी पता लगा कौन सी चीज़ ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। जिस दिन हमने ली उसके एग्जैक्ट 3 दिन बाद उसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो जिन साहब ने बेची थी उन्होंने कहा जी आपने ज़्यादती की। मैंने कहा जी मैंने क्या ज़्यादती की, आपने जो रेट मांगा वो रेट दिया। उसके बाद मेरी गाड़ी है, ये तो डॉलर की तरह है, कोई भी फॉरेन करेंसी की तरह है या गोल्ड की तरह, मैंने ले लिया कि नीचे आती तो आप मुझे पैसे देके तो नहीं जाते। तो वो मैंने ले ली उसके बाद। एंड एक्चुअली इट वॉज माई पार्टनर्स कार, रज़ा की गाड़ी थी। और रज़ा की जितनी गाड़ियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा घर नर्सरी है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मैं ही चला रहा होता हूँ। तो डकी के जो ऑपरेशनल आवर्स थे ना, वो मेरे और उसके आवर्स मैच नहीं करते थे। मैं जल्दी सोने वालों में से हूँ, वो जल्दी सुबह उठने वाले थे। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो हमारा जो मैचिंग टाइम होता था वो फजर से लेकर सुबह 7 बजे तक का होता था। अच्छा। तो उसका मुझे फजर के टाइम पे मैसेज आया कि सुनील भाई कहीं ऑडी e-tron पड़ी होगी। एग्जैक्ट ये वॉइस नोट था, पड़ी होगी। मैंने कहा भाई गाड़ी पड़ी नहीं होती, खड़ी होती है, आपने कहीं देखी है? मैंने कहा मेरे गैराज में खड़ी है। उसने कहा नहीं आप कैसी बात करें, आपके पास है। मैंने उसको तस्वीर भेजी कि यार ये बारिया की गाड़ी है। उस वक्त आई थिंक 6 बजे थे, 7 बजे वो मेरे घर था। अच्छा। पूरे 7 बजे उसने गाड़ी देखी, उसने कहा जी हम डील करेंगे, मैं आपको जो है ना पेमेंट जो है इतने दिनों में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाईजान, मेरा ज़िंदगी का असूल है, एक हाथ दो एक हाथ लो, आप टोकन कर दें, गाड़ी आपकी इमानत है, जब आप पूरी पेमेंट देंगे तब मैं गाड़ी लेके जाऊँगा, गाड़ी ले जाने दूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, डन हो गया। 2 घंटे बाद उसका मुझे फ़ोन आया कि सर पेमेंट मैंने अरेंज कर ली है, तो मैं गाड़ी लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा।
फिर वो भाई कितनी पेमेंट थी? उस ज़माने में वो गाड़ी थी तकरीबन आई थिंक 43 मिलियन के करीब थी। अच्छा, 43 के 44 मिलियन थी। तो उसने कहा जी मैं कैश ले आऊँ। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कैश ले आओ, कैश कुछ कोई नहीं ला रहा। हम चले गए बैंक, आप पे ऑर्डर बनाएंगे और उनके आपको वो बायोमेट्रिक दे देंगे, गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ ही बॉट द कार। उसी दिन उसने वहाँ पे वो जो वीडियो शूट की थी, उसके साथ उसका दोस्त आया था। और अगेन मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि वी ऑलवेज सी द डार्कर साइड। मैं हर एक को बताता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ देखें ना, तो लोगों में पॉजिटिव चीज़ देखा करें। हमारे मुल्क में लोग कहते हैं जी सियासतदान बड़े करप्ट हैं, फलाना है। मैं कहता हूँ जी आप किसी एक सियासतदान की ज़िंदगी का एक दिन रेप्लिकेट करके दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँगा। सो देयर आर नो फ्री लंचेज इन दिस वर्ल्ड, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। तो सिमिलरली उसकी वो जो वीडियो आप जाके उसके चैनल पे देख सकते हैं, उसमें जो उसने मेरे गैराज में पार्ट शूट किया था, जो फाइनल व्लॉग में मेरा ख्याल है इट वाज मेयरली लेस देन अ मिनट। उसको शूट करने में उसने 4 घंटे लगाए। और मैंने उसको कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा काम है, मैंने जाना है, आपने जो शूट करना हो कर लेना। मेरे साथ वाला जो पार्ट आपने बनाना है कि चाबी मैंने आपको पढ़ाई वो बना लो। और मुझे याद है मैं 2 बजे, ये सुबह 6 बजे से स्टोरी शुरू हुई है, 2 बजे मैं दफ्तर चला गया और वो 6 बजे मेरे घर से गया था। वो 10 मिनट के व्लॉग में 1 मिनट के शूट पर उसने 6 घंटे लगाए। तो ही वॉज अ हार्ड वर्कर। अगेन यू कैन एग्री और डिसएग्री विद वो कंटेंट ही मेक्स। आई ऑल्सो हैड डिसएग्रीमेंट विद हिम और आई वॉज वेरी वोकल अबाउट। मैं उसको हमेशा कहता था। तो मेरे तो हर जगह दोस्त हैं। कंट्रोवर्सी तो मतलब अगर इस तरह की है तो मैं तो पाकिस्तान है, मेरा ख्याल है कोई भी हर जॉनरा के अंदर, वो क्रिकेटर हो, वो फिल्म स्टार हो, वो सिंगर हो, वो यूट्यूबर हो, वो इंस्टाग्रामर हो, मेरी सबसे दोस्ती है। और गाड़ी तो सब और गाड़ी सबका शौक होता है। तो जब जब को मशवरा चाहिए होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इट्स अ हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, तो दे रीच मी आउट। थे। अगर मतलब आपको कौन सी गाड़ी ऐसी है जो अगर कंट्रोवर्सी ये थी कि वो गाड़ी मेरी नहीं थी, तो गाड़ी मेरी मेरे पार्टनर की थी, मेरे उसमें कोई फ़र्क नहीं है। गाड़ी मेरे घर खड़ी थी, गाड़ी मैंने उसको बेची, वो ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आई। अगेन जब इसका ये सीन हुआ तो लोगों ने कहा जी ये वो, मैंने कहा मैंने भाई जो पैसे लिए हैं तो मेरे पास तो उसकी रसीद भी मौजूद है, तो ट्रांजैक्शन की मेरे पास डिटेल है। तो उस लिहाज से कंट्रोवर्सी इस चीज़ पे हुई थी। थोड़ी बहुत शुगर लगा था कि उसी वीडियो में उसने कहा था कि अगर मैंने बेचनी हो, मैंने कहा जी फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल मेरे पास होगा। हमारे यहाँ पे लोगों को अंग्रेजी में इतना कम समझ आती है। फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल का मतलब ये होता है कि आप पहले मेरे से पूछेंगे कि अगर आपने लेनी है, अगर मैं कहूँ नहीं तो फिर आप बेच देना। तो जब उसने बेचनी थी तो उससे पहले मैं जो है टाइकन ले चुका था। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि आपने लेनी है। मैंने कहा यार अब तो मैंने टाइकन ले ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी एक का मज़ा ले लिया, अब दूसरी ले रहा हूँ, तो आप बेच लो। उसने बेच दी अपने दोस्त को। तो देयर वाज नो कंट्रोवर्सी एज सच। लोग बनाते रहे, डजंट मैटर। सही आप कह रहे हैं तो मान जाता हूँ, लेकिन वैसे लोगों ने बड़ा डिस्कस किया था उस डकी भाई मैंने तो आपको फैक्चुअली बता दिया, टाइम स्टैम्प के साथ बता दिया। रजब भट्ट के साथ भी जो आपने रिव्यू किया था, वो भी कहते हैं वो गाड़ी उसकी शायद नहीं थी, लेकिन वो कोई एक नहीं, उसी की गाड़ी थी। एंड इट वाज नॉट पेड। मेरी उससे पहली मुलाकात उसी दिन हुई थी और आई गॉट टू नो हिम दैट वेरी डे, जिस दिन वो वीडियो बनाई गई थी। और जिसमें आप आ रहे हैं, रुक रहे हैं। हाँ जी, मुझे क्योंकि हमारी टीम है ऑब्वियसली, हमारे अगेन मैं जेन जी नहीं हूँ, लेकिन हमारे पार्क व्हील्स के अंदर वी आर अ फैमिली ऑफ 380 पीपल। सो हमारे वीडियो टीम के अंदर भी तकरीबन 10 से 12 लोग हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी 25 लोग हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो कोलैब करते हैं, लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ वीडियोस बनाते हैं। तो आई मोस्ट ऑफ देम जिनको मैं पहली दफ़ा मिलता हूँ, आई एम अ पीपल्स पर्सन। उसके बाद मेरी लोगों से अच्छी सलाम दुआ हो जाती है। आपकी मेरी आज तक मेरा ख्याल है 2 व्हाट्सएप एक्सचेंज हुए। और देखते हैं कहाँ तक चलती है। तो अब आपको भी अगली बारी गाड़ी की ज़रूरत होगी, तो जब आप गाड़ी लेंगे मेरे मशवरे से मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो बना लें। अब उसको कोई कहे जी पेड बना लिए, तो जो मर्जी कहते हैं। तो मेरी उससे पहली मुलाकात थी, बल्कि बड़े मज़े का वाक़या हुआ था। मेरा एक दोस्त है जो कि हमारे साथ वीडियोज़ में भी कभी कभी आता है, गुड्डू। तो गुड्डू मेरे दफ्तर बैठे थे, वो आया, हमने वीडियो बनाई। जब वीडियो बना ली तो वो सोएब उसका नाम है, वो बैठा, उसको देख रहा था, ये भाईजान क्या करते हैं। मैंने कह रही मुझे भी नहीं पता क्या करते हैं। कहता क्या मतलब। मैंने कह रही 1 साल के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे ग्रोथ है। तो गुड्डू ने उसको देखा, पैन तुझे की भेज दो। वो पंजाबी में बात करते हैं। उसने कहा जी क्या मतलब। रजब की बात करें। रजब को गुड्डू ने सवाल पूछा कि पैन तुझे की भेज दो, की बना दो। उसने कहा जी मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ, ये वो। तो उसने पूछा क्या कमा लेते हैं महीने का। तो उसने एक एक्स नंबर बताया। तो मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर पे, गुड्डू मुझे कहता है कि यार दरवाज़ा खोल, मैं क्योंकि मैंने छाल मारनी है। मैं 20 साल तो कारोबार कर रहे हैं, तो मैं नहीं इन्हें कमाता। सो दैट वाज माय फर्स्ट मुलाकात विद हिम। और वो गाड़ी उसी की थी, पराडो था, मुझे आज भी याद है। उसको उसने पता नहीं जहाज़ पर ओमैक्स नाम रखा हुआ था। फिर जब उसने बेचनी थी, उसने मुझसे मशवरा किया मैं अगली गाड़ी कौन सी लूँ। तो उसके बाद मेरी उससे दोस्ती है एंड आई एम स्टिल इन टच विद हिम। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह मसलन कोई एक गाड़ी जो आपको नहीं समझ आती या नहीं पसंद, कौन सा ऐसा ब्रांड है या कौन सी ऐसी गाड़ी? ब्रांड नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक सिचुएशन में डालना चाहता हूँ। कई ब्रांड की कई गाड़ियाँ हैं जो कि मुझे लगता है कि वो क्यों है। मसलन मेरे टेस्ट के लिहाज से होता है, कई लोगों के टेस्ट के लिहाज से शायद ना हो। इम्पोर्टेड भी हैं, लोकल भी हैं। आप वो दे दें कोई भी सिचुएशन, या आपको कोई है, मैं आपको कोई पसंद नहीं है लेकिन आपको एक अच्छी
अमाउंट मिल रही है कि इसका पेड रिव्यू करना है, अच्छे फीडबैक देना, दे देंगे? नहीं, मैं कभी भी किसी चीज़, देखें, देयर टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप क्योंकि मीडिया से आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि आपने जो लेट्स से आप कोई ड्रामा पाकिस्तान में कौन सा देखते हैं? आप जियो के लेंगे नाम, दूसरा ले नहीं सकते होंगे। केस नंबर 9। केस नंबर 9, हाँ जी, शाहजेब खानज़ादा साहब वाला। अच्छा, अब शाहजेब खानज़ादा साहब का ड्रामा चल रहा है, आपको पता है राइटर शाहजेब खानज़ादा साहब है, ठीक है? उस ड्रामे के ऊपर क्या ऐड चल रहा है? डज इट इफेक्ट शाहजेब खानज़ादा इन एनी वे? कैन इट? नॉट एट ऑल। यही एग्जांपल मैं हर एक को देता हूँ कि देखें, आपने अगर स्पॉन्सर किया है किसी चीज़ को, या अगर आपकी प्रोडक्ट है, आप कहते हैं इसका रिव्यू बना दो, सो यू आर पेइंग फॉर दैट आई बॉल। आपका बच्चा है, आप अपने मेरे पास छोड़ गए हैं, उसका रिजल्ट मैंने बनाना है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में फीस देके भेज रहे हैं, तो कल को आप ये कहें कि प्रिंसिपल पैसे लेके रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। डजंट वर्क लाइक दिस। इंटेग्रिटी भी कोई चीज़ है, आपकी वैल्यूज़ भी कोई चीज़ है। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, 23 साल इज़ अ लॉन्ग इनफ टाइम टू फॉर पीपल टू सी कि दिस गाय इज़ फॉर सेल और नॉट। आप ऑटो इंडस्ट्री में भी लोगों को जानते होंगे, आप जर्नलिस्ट हैं, 13 कंपनी है, उससे ज़्यादा तो नहीं है, 13 CEOs होंगे। किसी एक से पूछ लें, उनमें से कभी किसी ने मेरी ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश की या कर सके? आई हैव हीटेड डिबेट्स ओवर मैनी थिंग्स जो हमारा ऑब्वियसली बात करते हैं, कंट्रोवर्शियल तो नहीं होती, लेकिन मैं ऑब्वियसली अपना, देखिए मैं उनको ये बताता हूँ, मैं इश्तिहार नहीं बनाता। अगेन जो शुरू में बात हुई थी, ना तो मेरी हीरो वाली शक्ल है, ना मैं हीरो हूँ। तो अगर आप देख लें कभी भी जो आपका इक्विपमेंट है ना, वो सब हीरो की गाड़ी जब लॉन्च होती है तो उसका जब ऐड आता है तो कोई ना कोई स्टार आपके जैसा, ताबिश जैसा, कोई भी खूबसूरत लड़का या कोई भी टैलेंटेड आदमी होता है उस साइड में। मैं नहीं होता और मैं आ भी नहीं सकता और ना मैं आना चाहता हूँ। उनके लॉन्च इवेंट भी होते हैं तो मैं उन पर जाता ज़रूर हूँ। मुझे कभी एक दो ने कहा कि जी आप गाड़ी में बैठ के आएंगे, ये वो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम नॉट योर ब्रांड एम्बेसडर, आई कैन नॉट बी ऑन योर साइड, आई एम एन एवेल्यूएटर। सो ये ऐसा है कि मैंने आपको वैल्यूएशन देनी है और मैं आपके साथ बैठ के आ रहा हूँ एग्जाम देने के लिए और हम दोनों आ रहे हैं। इतनी मोरालिटी नहीं होती दुनिया में। सो वी हैव टू कीप एन आर्म लेंथ। येस, वी हैव अ लव हेट रिलेशनशिप। आइडली अगर उनको एक मुंह बंद करना पड़े तो मेरा ही हो शायद, लेकिन उनकी मजबूरी है। एंड वी हैव अर्न दिस रिस्पेक्ट इन लाइक 23 ईयर्स और मैं उसको बड़े आराम से ना जाने दूंगा। एंड इंटेग्रिटी जो है ना, वो आपके घर से शुरू होती है, आपके स्कूल से शुरू होती है, आपकी यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। तो वन थिंग दैट आई सैल्यूट सैयद बाबर अली साहब फॉर लम से मैंने अगर कोई चीज़ सीखी है तो इंटेग्रिटी है। आप अपना लॉस जो है ना, अपना जो है, आपको कई दफ़ा इंटेग्रिटी के लिए लॉस करना पड़ता है, बट शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप दूसरों का लॉस नहीं कर सकते। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द कोर वैल्यूज़ एट पार्क व्हील्स। जब हमारी ऑल हैंड्स भी होती है तो नंबर 1 जो हमारा कोर वैल्यू है दैट इज़ इंटेग्रिटी। एंड उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और ये ओपन चैलेंज है, अगर आपको कभी भी कोई बंदा कभी कहता है ना कि उसने मेरे से कोई चीज़ चेंज करा ली पैसे दे के, आई एम हेयर, 22 साल से भी इधर हूँ जब तक ज़िंदगी है। एक और सवाल कि टोयोटा 13th जनरेशन रिवील हो रही है, ठीक है, और हम इस वक्त मेरे ख्याल में 11th जनरेशन, ये इसको कैसे देखते हैं? और ये हम हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है या इस रीजन में हो रहा है ये ज़्यादा? नहीं, ये रीजन में नहीं है। देखिए, इट्स अ बिजनेस डिसीजन। अली जमाली साहब का मैंने पॉडकास्ट किया था, तो बहुत लोगों का ख्याल है कि जी मैं उनका बड़ा फेवरेट हूँ या वो मेरे बड़े फेवरेट है, और बड़ा जो कहते हैं नॉन स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट था देयर एंड देन। एंड मैं कभी कोई स्क्रिप्टेड ना इंटरव्यू करता हूँ ना पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड करता हूँ। आपने तो फिर ये कागज़ 4 रखे ना, मेरे लिए उम्र रखा हुआ है। आई डू नथिंग, जो मेरे दिमाग में जिस टाइम आ रहा था मैं पूछ रहा था। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि यार वाई अस, आप हमारे यहाँ पे मॉडल क्यों नहीं चेंज करते? तो उन्होंने उसका बड़ा सब्जेक्टिव जवाब, बड़ा क्लियर जवाब ये दिया था, और वो ये जवाब था कि भी मॉडल चेंज करेंगे तो नए जिग्स आएंगे, नए जिग्स आएंगे, महंगा होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो गाड़ी में से निकालेंगे। जब गाड़ी महंगी हो जाएगी, और हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, कंपटीशन की जो सूरत हाल है, अगर मैं उसको लेके जाता, उनका कहना है, अगेन आई कोट हिम, उन्होंने कहा अगर मैं उसको लेके जाता तो वो महंगी पड़ती, और मेरे लिए पॉलिसी डिसीजन था कि आई इन्वेस्ट इन दिस जिग और शैल आई इन्वेस्ट इन SUV कैटेगरी जहाँ सारे आ रहे हैं, तो मैंने क्रॉस में इन्वेस्ट किया। उनका पॉलिसी डिसीजन है। और वही बात है, इट्स अ कंज्यूमर मार्केट। अगर आपको ये मुझे लगता है कि टोयोटा जो है वो नया मॉडल ला रहा, हम लेना छोड़ दें। उन्होंने डंडा नहीं रखा हुआ ना हमारे सर पे। 13 कंपनियां, आप 12 की ले लें, ही विल बी फोर्स्ड और कंपेल्ड टू ब्रिंग इन अ न्यू मॉडल। अगर आपको उसकी प्राइस समझ आएगी ले लें। इसी तरह जितने मॉडल आ रहे हैं, कोई भी गाड़ी है, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं जी माफिया माफिया। मैं कहता हूँ क्या माफिया है? उन्होंने आपके सर पे बंदूक नहीं रखी, आप गाड़ी लेना छोड़ दें। अभी आप आर्ट्स की बात करते, अगर आज सारे पाकिस्तानी डिसाइड कर लें कि जी हमने रोड साइड से नहीं करानी, कंपनी से ही कराते हैं, ठीक है, और कंपनी के पार्ट्स आपको लगता है कि जी एक्सूबरेंटली महंगे और वो आपसे ज्यादती करें, आप सारे अपनी गाड़ी सर्विस कराना छोड़ दें, क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, 50% ऑफ लगाएंगे, 60% ऑफ लगाएंगे, एक प्लेयर लगाएगा, दूसरा लगाएगा, 13 के 13 आपस में लड़ेंगे, ब्लड बात होगा, फ़ायदा किसको होगा? कंज्यूमर को होगा। लेकिन एज एक्सपर्ट आप जमाली साहब की इस बात से एग्री करते हैं? मैं सर उनकी बात से इस पर ज़रूर एग्री करता हूँ कि देखें, आप जब भी नया मॉडल लेकर आएंगे तो प्राइस तो ऊपर जाएगी ना। अच्छा, राइवलरी की भी हम थोड़ी बात करते हैं। आपका राइवलरी किसके साथ है? मेरी राइवलरी किस फील्ड में?
ऑब्वियसली ऑटो इंडस्ट्री में नहीं अब तो मैं कई फील्ड में आता हूँ ना मतलब कोई इन्फ्लुएंसर कहता है, कोई कहता है जी मॉडल बन गए। मेरा पार्टनर मुझे हर वक्त जो है जुगते मारता है कि तुम अब जो है ना बड़ी फिटनेस का ख्याल करते हो, तुम्हें टीवी पे आना है, तुम एक स्टार बन गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं इस पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत जल्द किसी मूवी में आएंगे। मूवी हो लीक ना हो। अच्छा, क्योंकि एक मोटर्स हैं, मैं पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं, उनसे कोई फटा है आपका कि वो बहुत राइवलरी की बात करते हैं? नहीं यार देखिए, ये जो सोशल मीडिया ना, देखें आपको ये समझने की जरूरत पड़नी पड़ेगी। अगर आप टिकटॉक अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नर्सरी है जो मेरे सामने लगी है, और जो नर्सरी आपके सामने लगी होती है ना, आपको पता होता है कि कौन सा बीज डालेंगे क्या निकलेगा, पानी डालेंगे तो क्या होगा, खाद डालूंगा तो क्या होगा। तो ये सोशल मीडिया में जितने निकलते हुए पौधे हैं सब मेरे सामने बड़े हुए हैं, और मुझे नज़र आता है कि सोशल मीडिया में क्या होता है। मैं अगेन मेरे जितने पाकिस्तान के स्मार्टेस्ट एंड बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं उन सबसे मिलता भी हूँ। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होते हैं, उनमें डकी है, रजब है, RHS है, ताबिश है, बिलाल है, यू नेम। ये तो हो गए यूट्यूबर्स। मैं सबके साथ इन टच रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे मैं बता रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया की फील्ड है ना, उसमें अगर मैंने PhD नहीं की तो -1 ज़रूर की होगी। और मुझे नज़र आता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होता है। आप देख रहे थे डकी और रजब की फ़ाइट हुई थी जो कि कंट्रोवर्सी थी। टिकटॉक जो हमारा फेवरेट प्लेटफॉर्म है वो चलता ही कंट्रोवर्सी पे है कि जी आज आपकी मेरी लड़ाई हो गई, कल मेरी आपकी दोस्ती हो गई। और मैंने जो भी इस तरह की कंट्रोवर्सी करता है तो मैं कैमरे में देख के बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से WWE रेसलिंग देखता आया हूँ, तो मुझे पता है कि कंट्रोवर्सीज कैसे क्रिएट करती हैं। तो आई एम एजुकेटेड इनफ नॉट टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज अगर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा तो अगले को वो मिलेगा जो उसको चाहिए। मैं वो रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहता, बिकॉज अगेन अगर आपको उसको 10 लोग जानते हैं और मुझे करोड़ लोग जानते हैं, जब मैं रिप्लाई करूंगा तो 1 करोड़ 10 लोगों को बात पता लगेगी। आई एम नॉट समबडीज मार्केटिंग मैनेजर, आई एम नॉट समबडीज माउथ पीस। आपका जवाब? मेरी एजुकेशन और एक्सपोजर ने मुझे इतना सिखा दिया है कि, और मेरे मज़हब ने भी सिखाया है, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो खामोशी रह गया वो फलाप आ गया। तो मेरा हमेशा हर कंट्रोवर्सी का जवाब होता है नो कमेंट्स। इस खूबसूरत बात पर आपसे इजाज़त लेंगे, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं जब आप बात कर रहे थे तो मैं एक थॉट प्रोसेस में चल रहा था कि कब मैं कोई लग्जरी गाड़ी लूंगा और मैं आपके साथ उसका रिव्यू। आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा काटा नहीं, बिकॉज मेरे वीडियोस में सबसे ज़्यादा कमेंट ये आता है कि अगले को बात नहीं करने देता है, बोलता बहुत है। देखिए आपसे सीखने को मिल रहा है ना, और दिस इज वन हैबिट आई हैव, आई कैन कीप। आपका जो फ्लो है ना, आप रैप बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड कीप स्पीकिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स। नहीं, और आपकी ग्रिप है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और आपकी जो एक वो कहते हैं ना, आप वो चेंज लेके आए हैं जो शायद आप जिस तरह आपने कहा यहाँ से ट्रेंड ये किया है, और अब कहाँ सबसे एंड में एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा आपकी तमाम ऑडियंस को। और अगेन मैं आप लोगों के सामने एक टेस्ट पीस हूँ, और एक जिसे कहते हैं ना एक केस स्टडी भी कह सकते हैं आप। पाकविज़ एक इदारा भी केस स्टडी है कि हम पाकिस्तान में बने, पाकिस्तान से ही आए हैं, और सारा टेक भी सब कुछ पाकिस्तान में बनता है। तो आपको जो लोग, बिकॉज मुझे लगता है कि इस टाइम पे हमारे यूथ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो थोड़े से ना होपलेस होते हैं। बहुत ज़्यादा कैपिटल फ्लाइट है जो है ना लोगों के, ह्यूमन कैपिटल की। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि जो भी आपको कह रहा है ना कि मुल्क छोड़ जाएं, वो असल में आपसे सिंसियर नहीं है। वो चाहता ये है कि मार्केट में गेम में प्लेयर अगर 100 थे ना तो 90 चले जाएं, 10 रह जाएंगे तो उसके जीतने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने पाकिस्तान से ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं देखा, बोथ इन टैलेंट फॉर्म, बोथ इन अपॉर्चुनिटी फॉर्म। और कोई अगर आपको कहता है कि जी यहाँ पे कोई आगे नहीं आता, यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं है, मेरा आपका ये जितने हम जिन लोगों की अभी नाम लिए इनमें से किसी के वालिद साहब का किसी इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। सो वी आर ऑल पीपल जो कि ग्राउंड से ऊपर आए हैं। आप लोग भी आ सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है, मेहनत करें एंड बी राइट टू योर सेल्फ। ये जो है ना सुपरफिशियल वर्ल्ड में रहना छोड़ दें, एंड देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क, रिप्लेसमेंट नहीं है उसकी। आप हार्ड वर्क करेंगे, सूनर और लेटर यू विल सक्सेस। खूबसूरत बात। आपकी ड्रीम कार कौन सी, कि जो आपकी ख्वाहिश है कि एक दिन वो लेनी है, लेकिन वो इस मुल्क में नहीं है? ऐसी कोई ड्रीम कार नहीं, सब होगी। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगेन आई एम ब्लेस्ड इनफ, मेरी औकात से ज़्यादा अल्लाह मियां ने मुझे दिया है, और मैं जो गाड़ियाँ सोच भी नहीं सकता था मैंने वो ली हैं। मैं अपनी सेल्फ एवेल्यूशन करता रहता हूँ। तो ना तो मुझे कभी लैम्बोर्गिनीज़ और ये जो है ना जो बड़े टॉप नाम है, मेरी बेटी मुझे कहती रहती है कि ये है तो वो है, वो मुझे तस्वीरें भी भेजती है, तो पता नहीं ये ब्रांड है, ये फलाना ब्रांड है। तो मैं उतनी छलांग की उम्मीद नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज टेक वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आप एक स्टेप नहीं लेंगे ना तो आप गिर जाएंगे। आसमान की तरफ ना जाएं, पहली से दूसरी पे जाएं, दूसरी तीसरी पे जाएं। जहाँ तक आज आ गया हूँ वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। ऐसी मशीन चला ली जो ज़िंदगी में कभी ख्वाब में नहीं देखी थी। तो आई डोंट ड्रीम ऑफ एनीथिंग एंड आई वांट टू डाई एज अ हैप्पी मैन। ज़बरदस्त,
बहुत शुक्रिया आपका सुनील मंच हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत अच्छा लगा सुनील भाई आपकी भी स्टोरी जान के, और आपकी जो गाड़ियों से रिलेटेड इतनी नॉलेज है, इंसाइक्लोपीडिया। आज वैसे आपको किसी ने कार इंसाइक्लोपीडिया का है या नहीं कहते रहते, कोई डॉक्टर कहता है, कोई इंसाइक्लोपीडिया कहता है, आज साइंटिस्ट कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने जियो पॉडकास्ट की एपिसोड देखी। अगले एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।